मैंने जो आपको बोला था, मैंने आपको लास्ट पे एक इक्वेशन बताई थी शायद, है ना, किसकी, वो फ्रिक्शन फोर्स की थी क्या लास्ट पे? हाँ, एसीएम मैंने बोला था, एसीएम इज इक्वल टू एफ इंटू एच डिवाइडेड बाई आर, वही था क्या? नहीं नहीं नहीं, जो जनरल रिजल्ट है जो बनाया था, ऐसा था कुछ, ये कोई इक्वेशन थी ना हमारे पास, ऐसा कुछ इक्वेशन लिखी थी, एफ इंटू एच बाई आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना? ये कौन सी इक्वेशन थी? एसीएम की इक्वेशन थी ना, ये लास्ट पे जहां से हमने कंडीशंस बनाए थे, कहां पर? ये वाला नहीं, जब मैंने बोला था एच डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जब फ्रिक्शन का वैल्यू 0 बना रहे थे, हाँ ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, हाँ ये एफ इक्वल टू नहीं है, ये एफ से मल्टीपल है शायद। तो हमने बोला था आपको ये कि अगर हमारे पास यहां से मैंने बोला था कि एच किस हाइट पे मैं फोर्स लगा दूंगा, हाँ शायद एफ ही था, किस हाइट पे मैं फोर्स लगा दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर बाई आर के बराबर आ जाएगा, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ये शायद निकाला था हमने पर। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हमने रिंग की बात करी थी, रिंग में हमने एक टॉप पॉइंट पे जब हमारे पास आर का वैल्यू यानी कि सेंटर से लेके एच हाइट तक में अगर मैं लगा दूंगा फोर्स, वहां पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो होगा वो कितना बनेगा, उस केस में ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इसके लिए कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है क्या? फिर मैंने आपको बोला था कि अगर मैं अब आर पे नहीं लगाऊंगा, आर बाई 2 पे लगाऊंगा, क्या यहां पर भी हमारे पास, यहां पे अगर मैं फोर्स लगा दूंगा आर बाई 2 पे, तो मुझे बता दो क्या यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा? नहीं ना होगा 0, यहां पे 0 नहीं होगा। अब ध्यान से समझना, मैं क्या और एक ट्रिक लेके आया हूं मैं, समझना बात। हमने कल के लेक्चर में ऐसा चीज बताया, मुझे बता दो रिंग के ऊपर, सॉलिड स्फीयर के ऊपर, डिस्क के ऊपर, सॉलिड हॉलो सिलेंडर के ऊपर कहां पर मैं फोर्स लगा दूंगा, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू जो होगा वो 0 होगा उसके लिए। जैसे कि एग्जांपल मैंने कल पढ़ाया था रिंग, अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, तो रिंग बोला था मैंने, रिंग की आर डिस्टेंस पे, सेंटर से लेके आर डिस्टेंस पे मैंने बोला था अगर हम फोर्स लगा देंगे 0, दैट यानी कि फोर्स लगा देंगे, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि अगर हमारे पास h बाई आर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर h बाई आर इज लेस देन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, वहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है फॉरवर्ड फ्रिक्शन, नेगेटिव का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रिक्शन। समझ में बात आ रही है? अभी हम दिखाएंगे कैसे निकालते भी है। तो ये चीज तो मुझे समझ आ गया, जरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। शाबाश। कैलकुलेट, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स of a solid sphere, of a solid sphere, of a solid sphere, when force is applied at, when force is applied at, when force is applied at r distance from the center, r distance from the center, coefficient of friction is, coefficient of friction is, coefficient of friction is sufficient, ये वैल्यू नहीं है, coefficient of friction is sufficient, ठीक है, for rotation, for rotation। देखो बेटा, असल में मुझे ट्रिक बतानी है, वो आप याद रखोगे, ध्यान से समझना। कल कुछ बोला था मैंने बोला था कि अगर हमारे पास विदाउट फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होगा, एक्सेलरेशन मैंने लिखा था सीधे एफ बाई एम, जैसे कि हमने लॉज ऑफ मोशन में सीखा था, वही होता ना फोर्स कॉल्ड मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा इसके बराबर। आप बोलोगे सर कैसे आया, ध्यान से समझना, पहले थोड़ा सा मैं आपको करके लेक्चर के साथ मिला लूंगा। मैंने आपको ऐसा बोला था, अगर हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स मैंने दे दिया था एफ, और फ्रिक्शन फोर्स को भी मैंने माना था इधर की ही तरफ, कल माना था ना मैंने, आप बोला कि आपको मैं ऐसी बात बोलूंगा, आप जैसे मन करेगा वैसे फ्रिक्शन लिख लो, आंसर वो खुद बता देगा, ठीक। तो मैंने आपको अगर लिखना यहां पे मैं लिखूंगा एफ प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बिकॉज दोनों एक्स एक्सिस से ही चल रहे हैं आगे। तो अगर मैं यहां पे ये बोलूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मैं बोल रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा ना, एफ प्लस म्यू इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं होगा? तो मुझे बताइए म्यू का वैल्यू ही 0 है, तो इसका मतलब एफ किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एफ बाई एम। समझ कुछ बात आई क्या? तो हमारे पास ए किसके बराबर होगा, एफ बाई एम। वेरी वेरी गुड। जरा ध्यान से समझना कि मैं बोल रहा हूं आपको कि मेरे पास, मैंने बोला अगर कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन नहीं है,
इसीलिए मैंने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर द रोटेशन, ये मतलब है इसका। तो हमारे पास यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0 था, तो मैं सीधे लिखूंगा एक्सेलरेशन इसके बराबर, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, आप समझना बात। और ये असल में ट्रिक नहीं है, बस इसको कोई किसी ने सोचा नहीं, इस पे ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको बोला कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट में होता है, लिखा है अभी था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट। ठीक है, मैं नहीं बोला पॉइंट ए इज ऑलवेज एट रेस्ट, मैं बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट। जब घूमेगा एक ना एक पॉइंट हर एक जगह टाइम पे आपको रेस्ट में मिलेगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू द 0। तो जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे बता दो व्हाट इज वर्क। वर्क होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? क्या मैं लिखूंगा हमारे पास एस वी होता है बराबर, वी होता है बराबर एस बाई टी, होता कि नहीं होता? क्या मैं लिख सकता हूं इसको वी इंटू टी? इसके बदले डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू वी इंटू टी, वही होगा क्या? क्या मैं लिखूंगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी इंटू वी? इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि डब्ल्यू का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी। आपको याद है कि नहीं, बस मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब मैं नई फॉर्मूला बना दूं, जो आप एक्सेलरेशन निकालोगे जहां पे म्यू प्रेजेंट होगा। अभी मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन की इक्वेशन दिखाई थी ना, ये कब की इक्वेशन है? जब कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन नहीं है, तब आप सिंपली लिखोगे एफ इज इक्वल टू मास बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। ठीक, नाउ अगर आपके पास अब होगा प्रेजेंस ऑफ दिस, समझना मैंने बोला यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे हमारे पास एक बॉडी मैंने ले ली जिधर पे फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट है, जिधर पे फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट है। जब फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट होगा, ठीक, तो मेरे पास यहां पे म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 कितना है, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक, बट मुझे ये चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स लगा तो दैट मींस मेरे को एक्सेलरेशन लिखनी है ना, एसीएम कल लिखाई थी एक्सेलरेशन, इसके बराबर आया था एफ बाय एम इनटू बीटा, वही आया था क्या? क्या इस एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है? ये तब है, ये वाला वैल्यू, ये तब रिजल्ट आता है जब हमारे पास सेंटर पे फोर्स लग रहा था। ये तभी है ना जब हमने कहां पे लगाया था, सेंटर पे। अब अगर मैं हाइट पे लगा रहा हूं फोर्स, तो हाइट की हर एक पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज है, आपने निकाला भी था। अगर आपको याद होगा कि ऐसा मैंने बोला था वेलोसिटी के टाइम्स में जब हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मैंने बोला था रिवाइज करो बिकॉज वोलेटाइल है, भूल जाता है इंसान। ठीक, मैंने बोला था इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 0। इसकी कितनी होती है, यहां पे हमारे पास की होती है v, इसकी कितनी होती है, यहां पे होता है कितना v√2, इसकी भी कितनी होती है v√2, इसकी कितनी होती है 2i v। वो इसका मतलब जब हम डिफरेंट पोजीशंस पे फोर्स को अप्लाई करेंगे, क्या मेरे पास पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटी आ जाएगी? आएगी नहीं आ जाएगी? यही मैं बोल रहा था कि जब आपको किसी और पॉइंट पे निकालना होगा, एक तो होगा जहां पे मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 होगा, मुझे डायरेक्टली पता है जो आपका h का वैल्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द व्हाट, इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास रेडियस ऑफ द गायरेशन है, जैसे मैंने निकाला r का वैल्यू रिंग के लिए। ठीक, उन पॉइंट्स पे अगर आपने फ्रिक्शन फोर्स लगाया फोर्स, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 होगा। अगर उनके बगैर आ जाएगा, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उनके बगैर आएगा, कहीं पे भी फोर्स लगा दिया आपने, वहां पे तो फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं होगा। जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन तो आपको फ्रिक्शन में लगेगा काम। ठीक, तो हमारे पास वहां पे क्या करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, यहां पे मुझे करना है मल्टीप्लाई v। व्हाट इज दिस v? v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। समझ बात है? दिस इज द न्यू इक्वेशन, एक्सेलरेशन इक्वेशन। ये तो हमें ऑलरेडी पता था, बट ये तब था जब हमारे पास यहाँ पे, जहां पे हमने क्या लिखा था, फोर्स जहां पे लगाया था ना, जहां पे वेलोसिटी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आया था, v आया था। अब हमारे पास v तो चेंज हो जाएगा ना, जब मैं यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 1, यहाँ पे होगा ना 2v, तो हमारे पास जब सेंटर पे फोर्स लगा रहा था यहाँ पे v आता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी ना। अब मैं अगर किसी और पॉइंट पे लगा दूंगा फोर्स, वहां पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो जाएगी? कितना चेंज हो जाएगा? v टाइम में चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखो इक्वेशन, लिखो, फिर इसके बाद नीचे लिखो क्या मैंने लिखा, लिखो लिखो पहले इक्वेशन लिखो, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी आप इसको लिख लो। लिखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम बीटा इंटू वी, एफ बाय एम बीटा इंटू वी। बीटा किसका? जो क्वेश्चन में होगा। वी किसका? जिस पॉइंट पे फोर्स लगा होगा। आपको बात है समझ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम बीटा इंटू वी, where v is the velocity, where v is the velocity of a point where force is applied। समझ में बात आई क्या? आप ध्यान से समझो। where force is applied, ध्यान से समझ लो क्या मसला है, सुनो मेरी बात। अब आपका क्वेश्चन क्या था? अब आपका क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है मेरे पास, इस सॉलिड स्फीयर के r डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर से आप फोर्स लगा रहे हो, है कि नहीं? यही तो लगा रहे हैं। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे आप फोर्स लगा रहे हो। समझना बात। जब ये सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर ये पॉइंट है, इस सेंटर पे आप लगा रहे हो, इधर पे फोर्स F लगाया आपने। फोर्स इज नॉट, फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शन भी तो लगेगा।
हमने माना हर एक केस में जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है उधर की तरफ फ्रिक्शन है, अगर नेगेटिव में आएगा तो रिवर्स जाएगी डायरेक्शन। ठीक, तो बताइए मेरे को यहां से क्या ये उस डायरेक्शन पे लग रहा है, उस दूरी पे लग रहा है जहां पे फ्रिक्शन वैल्यू 0 हो जाएगा? नहीं लग रहा है। पहले हम देखेंगे उस हाइट का वैल्यू। देखो मैं समझाता हूं, मुझे पता है कि एच अगर हो गया बराबर के स्क्वायर बाय आर, तब हमारे पास फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? जरा मुझे बता दो इसके लिए एच का वैल्यू क्या आ जाएगा जहां फ्रिक्शन वैल्यू 0 हो जाएगा? मुझे पता आई इज इक्वल एम के स्क्वायर, है कि नहीं? मुझे बता दो इसके बदले क्या है? 2/5 एम आर स्क्वायर है ना? किसके बराबर है? एम के स्क्वायर के बराबर। एम एम हो गया कैंसल, के का जो वैल्यू होगा वो बराबर √2/5 आर, वही है ना? जब मैं एच का वैल्यू यहां पे लगाता हूं तो मेरे पास क्या बनता है? मेरे पास बनता है यहां पे 2/5, और यहां से हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा आर स्क्वायर, है ना? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर, आर हो गया कैंसल। एच का वैल्यू 2/5 ऑफ आर। अगर आपका वैल्यू, समझना, अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट 2/5 ऑफ द आर, किसके ऊपर? 2/5 ऑफ द आर, तब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आता है? 0। तब आपको कैलकुलेट नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं आपको कि आर पे लगा रहा हूं मैं फोर्स। किधर पे लगा रहा हूं? आर पे। जब आर पे लगाऊंगा, ये तो वो हाइट है ही नहीं जिसपे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स 0 था। समझ में? कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। वही कैलकुलेशन में बोल रहा हूं कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझना। मुझे तो ये समझ आया कि जो हमारे पास जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स, वो पॉइंट नहीं है जहां पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो तो कंडीशन खत्म हो गई ना। नहीं हो सका कि उसने नहीं दिया आपको सवाल में आर पे, उसने दिया R/2 पे, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना रिंग के केस में। तो मुझे बताओ अब कैसे निकालेंगे? समझना बात है मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे जब यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मुझे पता है कि एफ नेट होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई कॉपी की तरफ नहीं देखेगा फिलहाल जब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट है कितना? एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड एफ इज एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? एफ प्लस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एसीएम नहीं होगा ये। अब मसला है यहां पे मुझे फ्रिक्शन फोर्स चाहिए था, एफ आर इज इक्वल टू एम एसीएम माइनस क्या हो जाएगा? एफ। आप देखो अब मुझे एसीएम तो निकालना पड़ेगा ना। एसीएम निकालूंगा, यहां पे पुट करूंगा, वो हमारे पास आ गया वैल्यू। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला एसीएम की इक्वेशन कौन सी है? एसीएम इज इक्वल टू कितना? एफ बाय एम इंटू बीटा इंटू वी। वही तो बोला अभी। क्योंकि ये फोर्स जो है ये उस पॉइंट पे नहीं, सेंटर पे नहीं लग रहा है। बताइए एसीएम का वैल्यू कितना बनेगा? एफ बाय एम तो वही है ना, इंटू बीटा फॉर दिस वैल्यू। सॉलिड स्फीयर का बीटा कितना आ रहा है? 2/7 कि 5/7? 5/7 कर दिया मैंने, 5/7 मल्टीप्लाई बाय टॉप पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी? 2v। समझ में बात आ रही क्या? तो क्या लिखें? v नहीं लिखना। अगर आप 2v लिखोगे तब आपको पहले वाले केस में भी आपको v लिखना था, यहाँ पे सिर्फ उसका 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर क्या बनेगा? एसीएम इज इक्वल कितना बनेगा? 10/7 एफ बाय एम। समझ में बात आई क्या? 10/7 एफ बाय एम। इतना समझ आया क्या? अब मत मुश्किल है, बस वेलोसिटी वो वाली जिस पॉइंट पे फोर्स, जिस टाइम पे फोर्स लग रहा है। अब जरा देखिए फ्रिक्शन फोर्स तो निकल जाएगा ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एम। ये हमारे पास एम है। एक्सेलरेशन के बदले क्या लिखूंगा? 10/7, 10/7 एफ बाई एम, वही है ना? माइनस क्या हो जाएगा? एम माइनस हो जाएगा एफ। यही है ना? यही है क्या? तो मुझे बताइए ये हमारे पास ये एफ और एम एम क्या हुआ? कैंसल। तो मुझे बताइए क्या लिखेंगे हम? 10f डिवाइडेड बाई 7 माइनस क्या हो जाएगा? एफ। तो बताइए कितना लिखेंगे हम? 7f माइनस 10f डिवाइडेड बाई 7, दैट मींस 3f/7। वही है क्या? वही है ना? दिस विल बी द आंसर। ये हमारे पास आंसर है। पहले अच्छे से समझ लो। मैं और एक सवाल कराता हूँ, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। बस मुझे बता दो क्या आपको ये समझ आया सेंटर से? एक्सेस ऑफ द रोटेशन ये बोल रहे हैं ना ये। कल भी तो मैंने ये हाइट ली थी ना, यहां से लेके यहां तक। कल जो जनरल केस में मैंने कराया था, मैंने ये कराया था, समझना बात। मैंने कल जनरल केस में ये कराया था। ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया था एच की दूरी पे। अब आया समझ? इस टाइम ये एच एच नहीं है, इस टाइम एच कितना है? ये है, आर है। बड़ी सॉलिड स्फीयर। अगर रिंग होता तो 0 आता, बिकॉज रिंग का एच का वैल्यू आर के बराबर आता है। समझ में बात आ रही क्या? रिविजन नहीं किया है। हाँ 2 लिखेंगे, वी नहीं लिखना। क्योंकि अगर मैं आपको सेंटर वाला केस बताता जहां पर वी था, मैंने क्या बोला? वहां पे एक्सेलरेशन लिखेंगे हम। वहां पे एक्सेलरेशन लिखेंगे एफ बाय एम इंटू बीटा इंटू वी। तो लिखेंगे नहीं, तो इसके बदले 1 होगा ना सेंटर वाला, तो 1 लिखा। तो इसलिए मैंने सेंटर में नहीं लिखाया था। किसी और पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है जो इसके साथ होगा, वी के साथ। क्योंकि ऑप्शन में आपको वी नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी आप रुक लो।
वहां से मैंने कंडीशन बताई किस हाइट पे जीरो आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब देख ध्यान से समझ, अब चालाक कैसे याद रखता है, देखो सुनो मेरी बात, मैंने कैसे याद रखा, इतना कौन याद रखेगा। मैंने याद रखा इस तरीके से, सर अगर सेंटर पे होगा तो उस सेंटर की वेलोसिटी कितनी है, v है। v के सामने, जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने 1 होता है ना। मैंने फोर्सेस एक साथ माने, एक साइड से माने, तो टोटल फोर्स होगा F प्लस F, एक्सटर्नल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल मास एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। तो एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे F, तो मुझे ऐसे ऑप्शंस में F आएगा, तो मुझे नहीं बताया 10 न्यूटन फोर्स, अगर 10 न्यूटन बताया तो 10 न्यूटन पुट करूंगा मैं इधर, ये तो आसान सी बात है ना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि F प्लस F इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन तो पता होना चाहिए। अगर सेंटर पे होगा तो पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा ना। एक्सेलरेशन अगर फ्रिक्शन के प्रेजेंस में एक्सेलरेशन होगा तो मुझे पता है कि F बाय m इंटू बीटा करते हैं हम, है ना। मगर तब जब सेंटर पे होगा, अगर किसी और पॉइंट पे होगा सेंटर के बगैर, उस पॉइंट की वेलोसिटी भी लिखनी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड। समझ में बात, यहां पर भी वही करते हैं, बट यहां पे वेलोसिटी का वैल्यू है 1 वैल्यू। अब आई बात समझ क्या, ध्यान से समझना। अब कैसे करोगे अब सवाल को सॉल्व, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा, आराम से लिखो। अब मुझे बताओ, अगर हम बोलेंगे ये वाली बात पूरा आज, अटेंशन अटेंशन 10-15 मिनट, फिर इसके बाद मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा, आपको आता है। मुझे बताओ एक बात, दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आज के, एक तो ये वाला जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम वर्कआउट कराऊंगा आपसे, दूसरा मेरे पास है टॉपिंग 5-10 मिनट का टॉपिक है, नीट में नहीं पूछा जाता है बट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, पहले एंगुलर मोमेंटम इजी है, ये वाला मुझे पढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोलूंगा सॉलिड स्फीयर में मैं 2/5 आर पे मैं फोर्स लगाता हूं, बताइए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा। उस टाइम पे मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अब आपको, अब सर याद कैसे रहेगा, मुझे तो फिर निकालना पड़ेगा। सिर्फ रिंग का केस है ऐसा केस जहां पे बराबर आर की दूरी पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 बनता है। समझ में बात आ रही, बातें जब भी आपको टॉप से पूछा जाएगा, आपको मानना है कि ये 0, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हुआ, सीधे लिखेंगे एक्सेलरेशन तो यहां पे चाहिए ना मेरे को, तो एक्सेलरेशन स्टेप नंबर 1 हम पहले पुट करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के दो केसेस है, एक विदाउट फ्रिक्शन, दूसरा विद फ्रिक्शन। अगर विदाउट फ्रिक्शन होगा तो सिंपल F बाय m, अगर विदाउट विद फ्रिक्शन होगा तो F बाय m इंटू बीटा मल्टीप्लाई बाय v, दैट v इज द वेलोसिटी वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, वेयर द फोर्सेस, ऐसा समझ सका थी वहां, v इज द वेलोसिटी, कहां पे, जहां पे फोर्स हमने लगाया था। अब याद रहा क्या, जरा दूसरा क्वेश्चन का मैं देखता कैसे करोगे आप। find the friction force, find the friction force of disk, find the friction force of disk when force is applied, find the friction force of disk when force is applied at the distance of r, at a distance of r, coefficient of friction is sufficient, coefficient of friction is sufficient, coefficient of friction is sufficient, coefficient of friction is sufficient। समझ में बात है क्या, समझ लो बात, मैं पूरा सेटअप टू सेटअप ये सवाल करा दूंगा, मत करो खुद, ये वाला क्वेश्चन खुद मत करो, दूसरा क्वेश्चन फिर खुद करो, मैं सेटअप टू सेटअप कराऊंगा ताकि क्लियर हो जाएगा। समझना बात, पहले मैंने डिस्क ले ली, पहले मैंने डिस्क ले ली, मान ले मुझे कुछ भी नहीं पता इसका है नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं पता, ये बोल रहा है ये सेंटर है, इस सेंटर से लेके यहां तक आर डिस्टेंस है, टॉप तक है, और ये हमारे पास आर है, इस पे ये फोर्स लगा रहा है इधर, यही बोल रहा है क्या सर, यही बोल रहा है। अब मुझे बताना ये है कि मुझे निकालना है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में मानता हूं डायरेक्शन सेम, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी डायरेक्शन में वही मानता हूं, आप उल्टा भी मान सकते हैं, आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा तब भी आपको उल्टा ही बनाना है उसको, नेगेटिव आंसर मिलेगा तो फ्रिक्शन की फोर्स आपने जो डायरेक्शन ले ली उसको उल्टा करके रखना है, जैसे कि किरचॉफ लॉ में करते हैं करंट की डायरेक्शन को। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, इधर पे मैंने माना, ठीक है, इतना समझ आया क्या, समझ लो बात। स्टेप नंबर 1 मुझे पता है कि F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो एक लेमन करेगा जिसको कुछ भी नहीं पता वो ऐसे करेगा। दूसरा सेटअप क्या करेगा, पहले लिखेगा फोर्स दोनों डायरेक्शन में है तो इनका ऐड हो जाएगा, F प्लस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ही बेटा इसको एक्सेलरेशन पे नजर पड़ी, परेशान हो गया, एक्सेलरेशन लाऊंगा कहां से, ठीक। बट उसको मैंने बोला है आपको कि पहले ये चेक करो कि ये मत उस डिस्टेंस पे लग रहा है फोर्स जहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होगा। उसके लिए सर कैसे करते हैं, मैंने बोला आपको कि जब हमारे पास h बाई आर का जो रेशियो होगा, अगर वो k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर हुआ तब इसका फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक। अब मुझे, हम तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हमें पता है कि सिर्फ रिंग का ही केस होगा वो जहां पे आर की दूरी पे फ्रिक्शन वैल्यू 0 हो जाएगा, ये रिंग नहीं है डिस्क, ठीक है। वो फिर भी मैं चेक करूंगा कि मुझे मैं देखूंगा किस हाइट पे, ताकि याद रहेगा कि इस हाइट पे
किस हाइट पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। जरा देख लीजिए, ये आर और ये आर हो गया कैंसल, एच इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर। क्या सही है ये? जरा मुझे बता दो कि मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द डिस्क किसके बराबर होता है, क्योंकि मुझे पता है कि के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मुझे पता आई होता है बराबर एम के स्क्वायर, है कि नहीं? मुझे बताइए इसके बदले में क्या लिखूंगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर। क्लियर बात? ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या ये के स्क्वायर का वैल्यू आर बाई 2 आया? तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इधर पे जा रहा हूं, इधर पे इसका वैल्यू लिखूंगा, कितना आएगा यहाँ पे बनेगा, के स्क्वायर के बदले में लिखूंगा, यहाँ पे हमारे पास है ना ये वाला वैल्यू, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, आर बाई 2 है ना, तो दैट मीन आर स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना, आर, तो हमारे पास बताइए कितना वैल्यू आ जाएगा, एच इज इक्वल टू आर बाई 2। अगर ये आर बाई 2 पे लगता, क्या मैं बोलता सीधे फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है, बट आर बाई 2 अनफॉर्चुनेटली आर बाई 2 पे लगता नहीं है, ये किस पे लगता है, आर पे। मैं जानबूझ के आपको वो केस दे रहा हूं जहां पे आप निकालना चाहोगे, ठीक, तो आर बाई 2 पे अगर होता, यहां पे होता, तो मुझे पता थी डायरेक्टली मैं लिखता फ्रिक्शन फोर्स 0, बट फ्रिक्शन फोर्स तो इस टाइम पे 0 नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, करेंगे ऐसा कि जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स प्लस जो हमारे पास ये वाला फोर्स जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन है, नो मैं फंस गया, ये तो मैं कंडीशन ही फेल हो गया, इधर पे मैं चेक कर रहा हूँ, ये कंडीशन फेल हो गया कि मुझे पता कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है ऐसा कि जहां पर फ्रिक्शन फोर्स में डायरेक्टली 0 लिखता है, आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब मैं कैलकुलेशन की तरफ गया तो मुझे पता है कि ये वाला मुझे चाहिए, ये वाला मुझे गिवन है, अब m तो बॉडी का मास है ये भी तो पता है, बस मुझे अननोन क्या बचता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए रेडी सर ने आपको बोल दिया कि a इज इक्वल किसके बराबर है, एफ बाई एम। क्या फ्रिक्शन है, हाँ सर फ्रिक्शन है, तो हमारे पास फ्रिक्शन है तो बीटा लगेगा साथ में, लगेगा नहीं लगेगा, क्या सेंटर पे लग रहा है कि सेंटर से बाहर लग रहा है, सेंटर से बाहर लग रहा है, उस पॉइंट की वेलोसिटी भी तो लिखनी पड़ेगी, बट वेलोसिटी किसका लिखोगे, जो टाइम्स में होगा, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे इसका वेलोसिटी, ठीक है, तो मुझे पता था एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एफ बाई एम। जरा मुझे याद करा दो बीटा वैल्यू फादर डिस्क कितना आया था, डिस्क का कितना आया था 0.66, दैट मीन 2/3, शायद 2/3 आया क्या, दैट मीन 2/3। जरा मुझे बताइए इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, 2 टाइम्स ऑफ द वी, मुझे 2 लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा 2, तो बताइए ए का वैल्यू किसके बराबर होगा, 4/3 एफ बाई एम इन, है ना, यही आया क्या, बस एक्सेलरेशन तो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अब आसान है ना, अब बहुत मुश्किल है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू, मास तो वही है, एक्सेलरेशन के बदले में क्या लिखूंगा, 4f/3m, वही है ना, एम क्या हुआ कैंसल, तो हमारे पास एफ जो निकाल दो, एफ इज इक्वल टू 4f/3 माइनस हो जाएगा एफ, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू दैट मीन 3f माइनस 4 है, दैट मीन f/3, वही आएगा क्या, प्लस में माइनस में, प्लस में, तो दैट मीन जो आपने डायरेक्शन मानी है फ्रिक्शन की वो सही है, अगर माइनस में होती तो उल्टा करना पड़ता, तो हमारे पास आंसर सही है, लिख लो। अब आया समझ, क्लियर है? ये बहुत बड़े सवाल है, बट आपको मैं इजी इजी वे में बता रहा हूं, अब देखना डीपीपी देखो, चेक करो आंसर, एक क्वेश्चन ऐसा है, अब अगर टॉप पे नहीं होगा, बॉटम पे होगा, तो अगर टॉप पे नहीं होगा इधर पे होगा, हाँ हाँ हाँ, कुछ है इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, जानबूझ के नहीं लिखा है वी वाला मल्टीप्लाई, इसके पीछे एक लॉजिक्स है। टॉप पे तो मैंने बोला, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स लगा दूंगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खुद किसमें है, तो वी का वैल्यू जब एक्सेलरेशन निकालोगे वो 0 बनेगा, एक्सेलरेशन ही 0 है। देखो करते हैं, ट्राई करते हैं क्या करना है।
जब मैं 2 साल के एक्सपीरियंस से इतना सोच सकता हूँ क्वेश्चंस पे, जो 40 साल से पेपर बना रहा है वो कितना सोचेगा नीट के पेपर में? समझ में आता है कि इसलिए किताबों में रहोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगी, ठीक? समझ के पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगी। सुन, मतलब से अब कुछ चैप्टर्स होते हैं जहां पे कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, सोल्यूशन हम कुछ करते नहीं है ना? यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यू वाला क्वेश्चन दिया आपको 10 न्यूटन 15 न्यूटन नहीं आता है, ऐसे ही आता है सवाल। देख क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेंटर से लेके फिर से मैं आर की दूरी पे ही लगा रहा हूँ, बट कंडीशन है ना, ये आर की वजह से नहीं था, ये इससे यहां तक 2 भी था, इधर की वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना? मैंने फोर्स दे दिया, मैंने फोर्स भी दे दिया, मैंने फ्रिक्शन भी माना उधर की तरफ लग रहा है, ये एफ भी उधर की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स भी उधर की तरफ। तो मैं क्या लिखूंगा? पहली बात तो ये डिस्क की है, सेम ही है, डिस्क की है, समझ समझ, ये डिस्क की है। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो हमारे पास यहां पे एफ नेट इज इक्वल किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो मुझे बता, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया इसके बराबर, एफ नेट के बदले में लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मुझे बताइए यहां पे अगर मैं बोलूं आपको कि यहां पे नहीं लिख सकता मैं एफ प्लस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन? लिख सकते हैं ना? तो मुझे बता कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू, पहले तो मुझे ये समझ आ रहा है डिस्क है, डिस्क का मुझे पता आपके आर पे तो 0 नहीं आ सकता, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल एसीएम इज इक्वल किसके बराबर? एफ बाई एम इंटू बीटा इंटू वी। इसका मतलब एसीएम का जो वैल्यू होगा वो बराबर एफ बाई एम, तो सही है, डिस्क का मैं फिर भी लिखूंगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना है, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो तो ऑलवेज 0 होता है, तो कितना बनेगा एसीएम? एसीएम का वैल्यू 0 होगा। जब एसीएम का वैल्यू 0 हुआ दैट मींस ये पूरी टर्म नहीं 0 हो जाएगी, तो एफ प्लस एफ इज इक्वल कितना हुआ? एफ किसके बराबर हो जाएगा फिर? माइनस एफ, यानी कि आपको फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आया ना, जो आपने फ्रिक्शन फोर्स माना था उसको क्या करोगे? अपोजिट किया भी था हमने, पहले किया था ना, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो आपने माना वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है, तभी तो ये रेस्ट में आएगा, तभी तो नेट फोर्स 0 लगेगा, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन जो हमने रिजल्ट बनाया, जो हमने काम किया इसके ऊपर, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल भी सही है, ठीक है? इसी से मैंने इसको डिराइव किया, इसी से मैंने इसके ऊपर सोचा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए था। अब जरा ध्यान से समझिए, और एक लास्ट पॉइंट करेंगे इसके ऊपर, डिस्क पे ही करेंगे किसी और पे करेंगे, जो आपकी मर्जी है। हालो स्फीयर पे करेंगे, हालो स्फीयर पे करते हैं, चलो ठीक है। एक ही बात तो है, हमें बीटा वैल्यू पता है, हमें और कुछ क्या चाहिए? सुन मेरी बात, ये एक सॉलिड स्फीयर है या हालो स्फीयर है, हालो स्फीयर का बीटा वैल्यू कितना? हालो स्फीयर का आता है 0.6, दैट मीन 3/5। बीटा वैल्यू 1/2 आता है क्या? हालो स्फीयर है, हालो रिंग अलग है शाले, 0.6 आता है ना? ओके सुन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये एक हमारे हॉलो है, ओके, इसका रेडियस कितना है आर? मैं वही दे रहा हूं आपको कि आर की दूरी पे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सेंटर से लेके आर पे दे रहा हूं मैं, बट पॉइंट जो है वो मैं बता रहा हूं आपको कौन सा है। ये मैं फ्रिक्शन ले रहा हूं, समझ समझ, ये मैं फ्रिक्शन ले रहा हूं, इस पॉइंट को मैं इस टाइम पे वेलोसिटी दे रहा हूं, इस पॉइंट को अगर नहीं दोगे इस पॉइंट पे तो दे सकते हैं आप, सेम ही तो है। इस पॉइंट को मैं दे रहा हूं वेलोसिटी, इसको मैं फोर्स दे रहा हूं, ठीक है? इस पॉइंट को मैं फोर्स दे रहा हूं, बताइए क्या आएगा हमारे पास? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? देख, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक? पहले मुझे बताइए सॉलिड्स हॉलो स्फीयर के लिए के आर का एच का वैल्यू क्या रखूंगा मैं, जहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा? सर हम सिंपली करेंगे, आई होता है बराबर 2/3 एम आर स्क्वायर, है कि नहीं? इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? आई एम के स्क्वायर, है ना? ये तो ये चला गया, इसका मतलब √3 × आर होगा क्या? होगा क्या? तो मुझे बताइए यहाँ पे, यानी कि √3/2 दैट मीन्स वो बनेगा h इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर हो जाएगा ना, ये h इज इक्वल कितना बनेगा? 2/3 ऑफ आर, 2/3 ऑफ आर की दूरी पे अगर मैं रखूंगा तब हमारे पास इसका वैल्यू जो बनेगा फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे तो सेंटर पे लग रहा है आर का वैल्यू 0 है, फ्रिक्शन का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, है कि नहीं? फ्रिक्शन का एक कंडीशन तो मुझे समझ आई, अब 0 कब बनेगा वो मैंने सारे क्वेश्चन का आपको बता दिया, जरा ध्यान से समझ ले। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बोला एफ इजिकल एम, दैट मीन मुझे ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसके बराबर होता है? एफ बाई एम इंटू बीटा इंटू वी, है कि नहीं? तो
ए ऑफ द सेंटर ऑफ द मास इज इक्वल एफ बाई एम। एफ कितना है? एफ तो वही है, एफ बाई एम। बीटा का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? 3/5। 3/5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? √2v था ना, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर की वेलोसिटी क्या है? इस पॉइंट की वेलोसिटी है ना √2v। 2v मत है इधर पे, v भी नहीं है, v सेंटर की है। इसकी आएगी √2v। याद करो मैंने ऐसे ऐसे बोला था आपको, घूम लो। ये हमारे पास r ओमेगा था, ये हमारे पास v था, तो दोनों बराबर था, रोलिंग में तो बनेगा ना v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगा √2v। निकाला था ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? √2। तो ये बनेगा मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू। क्या बना? तो मुझे बताइए क्या करेंगे हम? एफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एफ बाई एम इंटू 3√2/5। एफ एफ हो गया कैंसल, माइनस हो जाएगा एफ। सुगो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3√2f। ये 5 है इधर पे, माइनस हो जाएगा एफ, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करो। 3√2f माइनस 5f डिवाइड बाई 5। समझ समझ। 3√2f माइनस 5f वही होगा ना, डिवाइड बाई क्या होगा? 5। अब 3√2 ज्यादा कि 5f ज्यादा? नहीं, √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.14 आता है क्या? 1, यानी कि वही तो ज्यादा बनेगा फिर। वो इसका मतलब फ्रिक्शन नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगा ना। आप देखो, क्योंकि √2 का वैल्यू कितना है? 1.414 है ना। तो 3 इंटू 1.414 का मतलब अप्रोक्सीमेशन 4 के अप्रोक्स आएगा। तो हमारे पास 4f माइनस 5 को ना, माइनस f बाई 5। तो नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है? अगर नेगेटिव आएगा, जो आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन ले ली उसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो यहां से जो फ्रिक्शन माना था आपने, वो फ्रिक्शन इधर से आएगा। अब इसका भी आंसर मिल गया कैसे आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। और रोलिंग खत्म। ठीक है, अब और एक चीज है, दैट्स कॉल्ड टॉपलिंग। और समझ आया क्या? पागल किया इसने? पागल नहीं किया ना? ऑर्डिनरी वे में पढ़ते तो कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, आप मैक्सिमम क्या आप सारी छोड़ ही देते। रोटेशन को लास्ट में फिर सारी छोड़ते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि बेटा घर जाके पढ़ना है इसको। जितनी आप मेहनत की है, हमने 8 लगभग लेक्चर दिए इसको, है ना? कितने दिए? 7-8 तो दिए ही होंगे। 8 लेक्चर दिए हमने 1.5 घंटे के, लगभग ज्यादा ही ज्यादा दिए हैं। ठीक है, लगभग 2-2 घंटे के दिए थे, 1.5 घंटे से ज्यादा दिए थे। तो इसका मतलब 8 लेक्चर, दैट मींस कम से कम 12 लेक्चर, हम 12 घंटे हमने दिए इस पे। अब जाया नहीं होना चाहिए ना। समझ बात आ रही क्या? कितने दिए? हाँ अच्छा, 21। 10 को, इसमें छुट्टियां आई ना, इसमें तो 10 को स्टार्ट किया, मगर इसमें बात बात मुझे डर आता रसबत का था, बात बैक आता रहा, पता भी नहीं 7-8 लेक्चर लगे। ओके, सुन 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 सुन, चलो अब बात करेंगे टॉपलिंग पे। किस पे? टॉपलिंग। आपने कभी सुना है कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है? शिफ्ट होता है, नॉर्मल शिफ्ट होता है? होता है, आज पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस में नहीं है आपको, बट पढ़ाना पड़ेगा, इन पे कोई भरोसा नहीं मुझे, नीट वालों पे। ठीक, तो अगर सीबीएसई ने पेपर निकाला इस बार तो पेपर अच्छा टफ होगा, अगर एनटीए ने फिर से निकाला तो फिर पता ही है। ठीक, चलो, बट निकालना चाहिए सीबीएसई। पेपर अच्छा आता, आपको आ जाता, फिर और किसी को नहीं आता। हमारा नीट का पेपर ऐसा आता है, शर्म आती है फिर देखने में। फिर वो गलियों में वो मैम्स भी पढ़ाते हैं ना, वो भी हमसे अच्छा ही पढ़ाते हैं। फिर जब लेवल ही नहीं आती वहाँ पे आता है फिजिकल मास एंड एक्सेलरेशन, वो तो उन्होंने हमसे अच्छा पढ़ाया होता ना, क्योंकि हम उस फिजिकल एम उनकी टॉप लेवल कौन सी होती है? फिजिकल एम, हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं, तो पेपर उनका अच्छा होगा क्या आपका? यही मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। जितना पेपर अच्छा आएगा उतना आपका फायदा है। ठीक है, चलो सुन, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हम बात करते हैं किसके बारे में? टॉपलिंग के बारे में। ठीक, टॉपलिंग होता क्या है समझना बात। हम इनक्लाइन वाला केस लेंगे डायरेक्ट, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या मसला है। हमने यहां पे 2 बॉक्सेस रखे सेम साइज के, सेम साइज के 2 बॉक्सेस मैंने रखे इधर पे। एक हमने रखा ये वाला, एक वाले केस में समझाऊंगा पहले, एंगल सेम है इनका। दूसरा मैंने रखा इस तरीके से, ब्रिक पता है ना, ब्रिक्स, तो ब्रिक मैंने लाए एक इस तरीके से रखी मैंने दूसरी। पलटने को टॉपलिंग बोलते हैं। हमारे पास ये कौन सा जानवर आया नया? जैसे कि ऐसे गिर जाएगा ना, इस तरीके से राउंड करके। ठीक है, जो मैं पहले दिन बोल रहा था कि इसको ये सिलेंडर ऐसे ऐसे उठाना चाहिए, वो टॉपल करके उठा था, उसको रोल करके नहीं ले रहा था, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा फोर्स। एक होता है घुमाना इस तरीके से,
ठीक है, दूसरे सिलेंडर को ऐसे घुमा लो, ठीक है, तो हमारे पास वो जो बचपन में खेलते थे वो गिल्ली डंडा जिसको बोलते हैं, है ना, फिर उसके बाद मेजर करते थे, ये खेला है आपने, ठीक है, वो जो हमारे पास ऐसे ऐसे करते थे उसको बोलते हैं टॉपल करना, ठीक, अगर मैं ऐसे करता हूं उसको, वो होता है रोल होना, रोल होना इजी होता है इसका मतलब टॉपल, ठीक। अब जरा समझ लीजिए होता क्या है असल में, मुझे बताओ आपका दिमाग क्या बोल रहा है, कौन इनमें से टॉपल हो जाएगा, वो वाला रीजन। हाँ, जो मैंने आपको किसकी बात बोली थी शायद, कौन सी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्च्यूनर की मैंने बात करी थी, वैगनर ले लो, वैगनर की गाड़ी, मतलब पुरानी वैगनर जो थी वो ऐसे वो पहाड़ जैसे बनाए उन्होंने, ठीक है, जब आप हाईवे बेस पे करोगे ना 120 स्पीड, आपको सीधे लग रहा है कि आगे स्मूथ, ठीक है ना, टॉपल हो जाएगा अभी, ठीक, रीजन क्या है, हाइट ज्यादा है, प्रेशर आ जाएगा, हवा क्रॉस करेगा ना, उसमें खिड़कियां जरूरी खुली रखनी होती है जब हाईवे पे चलते हैं, ताकि हवा आएगा वो पार हो जाएगा, ठीक है ना, उसके ऊपर पूरा फोर्स नहीं लगेगा। अब क्या होगा, ध्यान से समझना क्या होगा, देखो, अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे, पहले समझना बात इधर से, छोटी सी एग्जांपल लेता हूं मैं, ये मैंने एक लिया इधर पे, मुझे बताओ कि इसको क्या लग रहा है इधर पे, नॉर्मल रिएक्शन होगा ना एमजी इधर पे, इसका ये क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन। मैं बोल रहा हूं मान ले ये अब क्या करेगा, ये चलने लगेगा, मान के चलिए फ्रिक्शन है, क्या है, सेंटर से लेके मैं रिस्पेक्ट टू द सेंटर करूंगा, क्या हमारे पास, या मान ले इसके ऊपर फोर्स मैंने इधर से दे दिया एफ, ठीक है, इस एफ की वजह से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा ना, बिकॉज सेंटर से तो दूर ही है थोड़ा, या अगर मैं बोलूंगा यहां से हमारे पास है ये वाला फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन की वजह से मैं बोलूंगा ये हमारे यहां से लेके यहां तक हाइट एज की दूरी पे है, तो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, टॉर्क लगेगा, जब भी टॉर्क लगेगा इस तरीके से मैं मानता हूं टॉर्क लगा, या एमजी लगेगा कुछ भी वजह से, नॉर्मल की वजह से, जब ये टॉपल हो जाएगा इधर से, उठने की कोशिश करेगा, नॉर्मल कहां पर था, नॉर्मल कब लगता है, जब बॉडी जो होगी वो कांटेक्ट में होगी, समझ में बात आई क्या। अब हम क्यों बोल रहे हैं सेंटर पे लग रहा है, बिकॉज अभी तक हमें सिर्फ सेंटर तक ही पता था, पॉइंट मास पता था, इस टाइम हमारे पास बॉडी है, असल में क्या होगा अगर इसके पास मल्टीपल, इस टाइम तो हम रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं ना, रिजिड बॉडी के टाइम पे जो हम बात करते हैं नॉर्मल, इसकी क्या हर एक पॉइंट का नॉर्मल लगेगा, हाँ सर लगेगा, बिकॉज मुझे हर एक पॉइंट की बॉडी, तो मैंने वेलोसिटी भी तो सारी की पड़ी थी, तो मुझे बता दो इसका वेट लगेगा एमजी और ऊपर लगेगा नॉर्मल, इसका वेट लगेगा एमजी नॉर्मल ऊपर नॉर्मल नॉर्मल, हर एक का तो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लगेगा, मुझे बता दो, अब आप सर एक ही तो पॉइंट अब दिखा रहे थे अभी तक, आप कहां से आए इतने बड़े इतनी ज्यादा नॉर्मल, इतनी ज्यादा वेट, बिकॉज रिजिड बॉडी में जो हमारे पास हजारों पॉइंट्स होते हैं ना, हजारों मासेस होते हैं, हर एक का तो लगेगा, अब आप सेंटर पे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम सेंटर ऑफ द मास लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल फोर्स, सेंटर ऑफ द मास पे लेके यहाँ पे आपने बोला एमजी और ऊपर क्या बोला नॉर्मल, समझना बात है क्या बोलेगा, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल किसको बोलते हैं। अब मुझे बता दो ये चेयर है, इस चेयर को मैं क्या कर रहा हूं, इस चेयर को मैंने फोर्स दे दिया, ये ऐसे पहले इसका वेट सेंटर पे होगा और नॉर्मल सेंटर पे होगा इस टाइम पे, जो ही मैं इसको टॉपल करने की कोशिश करता हूं, टॉपल का मतलब होता है मैं फोर्स दे रहा हूं इधर पे एज पे दिया मैंने फोर्स, ये घूमने की कोशिश कर रहा है ना, इसका मुझे बता दो अब कॉन्टैक्टिंग सरफेस कौन है, अब कॉन्टैक्टिंग सरफेस वो एंड वाली रॉड है, बाकी सारा तो ये हवा में है ना, जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस हो जाएगी वही तो नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, कुछ नहीं हो जाएगा, 150 का फोन है, ठीक है, तो मुझे बता दो क्या होगा इधर पे, ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल का जो कॉन्टैक्ट सरफेस में कौन है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस वो वाली है ना, जब कॉन्टैक्टिंग सरफेस होगा मुझे बता दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस जहां पे वही तो नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल वो प्रोवाइड करेगा, जब नॉर्मल वो प्रोवाइड करेगा तो मुझे बता दो नॉर्मल यहां से लेके यहां शिफ्ट नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, जब नॉर्मल यहां से लेके यहां शिफ्ट हो जाएगा, अब ये जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा ये मेरी फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे फोर्स को, जो मेरा ये फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था उसके अगेंस्ट वो नॉर्मल प्रोवाइड करता है फोर्स, ठीक है ना, अब जितना ज्यादा कॉन्टैक्टिंग सरफेस ज्यादा होगी उतना ज्यादा टॉपलिंग फोर्स ज्यादा आ जाएगा ना रिवर्स में, जितना कॉन्टैक्टिंग सरफेस ज्यादा होगा उतना ज्यादा नॉर्मल लगेगा, क्योंकि उतने ज्यादा कॉन्टैक्टिंग पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा नॉर्मल लगेगा, तो जितना नॉर्मल ज्यादा लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में उतना मुझे टॉपल करना उसको मुश्किल हो जाएगा, समझ में बात आ रही है क्या। अब प्रॉब्लम ये कि ध्यान से समझना, जब मैं इस चीज को देख रहा हूं मान ले, ठीक है, अगर मैं इस चीज को देखूंगा इधर पे समझना, जब यहां पे मैं मानता हूं कि इसने टॉर्क यहां से प्रोवाइड किया, ये कितना दूरी पे है, ये सुमान आर है ना, ये इस वाले केस में तो ये नॉर्मल लगेगा इधर से, तो ये भी इधर की तरफ टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो नेट टॉर्क जब तक जीरो है तब तक टॉपल नहीं होगा, जब तक नेट टॉर्क जीरो है तब तक क्या लगेगा, तब तक टॉपल नहीं होगा, बिकॉज ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क आपस में रिवर्स करेगा ना, जब ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क बराबर बराबर है, जितना मेरा फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करता है उतना नॉर्मल भी वहां से टॉर्क प्रोवाइड करता है, तो टॉपल नहीं होगा, समझ में बात आ रही है क्या, शाबाश। तो मुझे ये समझ आया कि टॉपल का मतलब क्या होता है, टॉपल आप फोर्स से हो जाता है कि टॉर्क से हो जाता है, टॉर्क से हो जाएगा, टॉर्क से हो जाएगा, ध्यान से समझना, आप एग्जांपल पे आ जाते हैं, मुझे बता दो इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में क्या होगा, यहां पे मैं मानता हूं फ्रिक्शन है, क्या मानता हूं मैं, फ्रिक्शन है, तो यहां पे जब मैं इसको क्या करूंगा, ये बनेगा ना एमजी, बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा एमजी कॉस ऑफ थीटा बनेगा, ये क्या बनेगा एमजी साइन ऑफ थीटा, सेंटर से पास हो रहा है ना, ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी यहां पे कौन टॉर्क प्रोवाइड करता,
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन टॉर्क प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, बट ये तो सेंटर से बहुत कम दूरी पे है, ये थोड़ा सा टॉर्क प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल जब ये वहां से उठने की कोशिश करेगा, यहां से क्या होगा, यहां से नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल का जो जब ये उठेगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा, रिवर्स टॉर्क एक्सर्ट। जब ये रिवर्स टॉर्क एक्सर्ट करेगा तो इसको उठने नहीं देगा, या स्लाइड करेगा, क्या करेगा, स्लाइड। यहाँ पे इसलिए हमारे पास फ्रिक्शन के केस में मैंने टॉप में पढ़ाया था, इनक्लाइन प्लेन पे, मुझे पता एंगल ऑफ द रिपोज है, एंगल ऑफ द रिपोज पे जब भी बॉडी में रखूंगा तो स्लाइड करती है, वही होता है ना। अब सर इधर पे देख, इधर पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स है ये, ठीक है। जब ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी, मुझे बता दो फ्रिक्शन फोर्स है, ये हमारे पास वेट है, पहले इनिशियल केस में वेट है, और ये हमारे पास है नॉर्मल, जैसे जब ये बैठी हुई है। अब जब ये टिल्ट हो जाएगी, ये यहां से उठेगा ना ऊपर, और ये वाला पॉइंट आएगा ना कांटेक्ट में, जब ये वाला पॉइंट आएगा कांटेक्ट में, ऐसे समझ लो आप, ये हमारे पास है, इस तरीके से है ये। तो मुझे बता दो जब ये ऐसे होगा, इस तरीके से है ये, जब ऐसे उठेगा तो नॉर्मल ये आएगा ना। अब ये वाला कोना जो है कांटेक्ट में, अब ये वाला प्रोवाइड करेगा ना टॉर्क, ये वाला टॉर्क जो प्रोवाइड करेगा, इतना टॉर्क सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से रिवर्स अपनी जगह पे बैठता, ठीक है ना। इसका टॉर्क ज्यादा आता है, जब टॉर्क ज्यादा आया तो ये क्या करेगा, ये टॉपल करेगा, तो ये गिर जाएगा इस तरीके से। समझ में बात आ रही क्या। तो हमारे पास जहाँ पे हाइट ज्यादा होगी वहाँ पे टॉपल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहाँ पे हाइट कम होती है वहाँ पे टॉपल होने के चांसेस कम होते हैं, वहाँ पे स्लाइडिंग के चांसेस होते हैं। समझ में बात आ रही क्या। दिस इज व्हाट वी कॉल द टॉपलिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल द टॉपलिंग। समझ में बात आ रही क्या, लिख लो, लिखो 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 जल्दी, शाबाश, थोड़ा थोड़ा लिखना है। देखो, इट इज द इफेक्ट, it is the effect by torque produced friction force, torque produced by friction force, external force, friction force. It is the effect by torque produced friction force, external force and normal reaction, normal reaction। मुझे एक बात बता, क्या mg भी शिफ्ट हो जाएगा, mg शिफ्ट होता, बट इसका सेंटर ऑफ द मास अपनी जगह पे रहेगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। जब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा तो mg किधर पे लग रहा है, सेंटर ऑफ द मास में, mg कहां पे रहेगा, सेंटर ऑफ द मास पे। नॉर्मल रिएक्शन तो आप दिखा रहे हो ना वहां पे, mg नीचे और नॉर्मल ऊपर, ठीक है। अभी तक तो आपने सुना ही नहीं था कि शिफ्टिंग हो जाता है नॉर्मल, ठीक है। आप क्यों सुन रहे हो, बिकॉज अभी तक आप पॉइंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट। जब जहां पे जाएगा वहां पे वो mg और नॉर्मल एक ही जगह पे मिलेगा, ठीक है ना। बट ये बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी कॉन्टैक्ट में जो वाला पार्ट आएगा उसकी वजह से रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जब कॉन्टैक्ट में ये वाला पॉइंट आएगा तो नॉर्मल भी तो यही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। mg तो अपनी जगह ही पे ही है ना। अभी तक आप सोच रहे थे नॉर्मल कैसे प्रोवाइड करता है टॉर्क, ये सोच रहे थे ना सर, इतना सोचते नहीं है, अब हम भरोसा करते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से समझ, मुझे बताओ, ये हमारे पास बॉडी थी इधर पे, समझ, ये हमारे पास बॉडी है इधर पे, mg अपनी जगह पे है ना। मान के चलेंगे कि मैंने इसको फोर्स दे दिया इधर से, ये मैंने फोर्स दे दिया इसको टॉपल करने के लिए, ये अभी तक ऐसे लग रहा था। अब जब ये फोर्स दे, ये उठेगी ना ये बॉडी, ये कहां पे आई, यहाँ पे। जब नॉर्मल इसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, तो ये नॉर्मल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नॉर्मल इधर से लेके दूर चला गया ना। अभी तक जब ये सेंटर पे था ऐसे था, तो नॉर्मल की वजह से भी टॉरिक जीरो आता है, mg की वजह से भी टॉरिक जीरो आ रहा था। अब जब ये दूर हो गया तो ये वाली डिस्टेंस तो आ गई ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉरिक तो क्रिएट हो जाएगा। समझ में बात आ रही है क्या, टॉरिक तो क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टॉरिक बन गया, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये टॉपल करेगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन उतना सफिशिएंट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, लिखो लिखो हेडिंग, हाँ हाँ मैं करूंगा रिपीट, आप एक लाइन लिख लो फिर उसके बाद मैं रिपीट कर दूं। लिखो, in toppling cases normal shifts, in toppling cases normal shifts in that direction where new contact surface is formed, मतलब न्यू कॉन्टैक्ट सरफेस, पहले एक सरफेस है, फिर इसके बाद ये हाथ ऊपर गया तो इस तरीके से हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पहले ऐसे था, फिर इसके बाद जब ऐसे ऐसे हो गया पूरी, तो अभी तक कॉन्टैक्ट में, जब ऐसे ऐसे हो गया तो ये वाला पार्ट आएगा ना कॉन्टैक्ट में, ये सामने वाला पार्ट, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना। mg कहां पे लगेगा, mg अभी यही लग रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारे पास ये जो है, ये इस तरीके से उठ गया, ये बॉडी उठ गया, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये उठ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन वो फिंगर्स देंगे, टो है ना, ये जो हमारे पास सामने वाला पार्ट जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो mg यहाँ पर ही लग रहा है ना, अभी mg तो बॉडी के सेंटर पे लग रहा है, सेंटर ऑफ द मास तो वहीं पे है। कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन कौन देता है, कॉन्टैक्टिंग पार्ट इस टाइम पे कौन है, पूरा तो हाथ दो हवा में है, बस ये वाली जो है मिले हुए है, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन देगा।
नॉर्मल रिएक्शन देगा तो mg अपनी जगह पे है, नॉर्मल रिएक्शन और mg के बीच में गैप बन गई ना, वही तो डिस्टेंस है। तो F इंटू आर होता है ना टॉर्क, तो नॉर्मल की वजह से भी तो टॉर्क आ जाएगा। समझ आएगा? तो हमने क्या बोला, हमने बोला ये कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी क्या आएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैंने बोला नॉर्मल शिफ्ट इन दैट वे बाय द न्यू कांटेक्ट सरफेस इज फॉर्म्ड। समझ बात आ रही है क्या? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, इफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, इफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, अगर नेट टॉर्क जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा वहां पे नो टॉपलिंग अकर्स, नो टॉपलिंग अकर्स, नो टॉपलिंग अकर्स, नो टॉपलिंग अकर्स। ठीक है? अगर नेट फोर्स जो नेट टॉर्क जो होगा वो अनइक्वल होगा, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास कोई अननोन वैल्यू निकालना होगा, वो हम निकाल देंगे बाय द कैलकुलेशन ऑफ द बाय द इक्वेटिंग ऑफ द टॉर्क्स। ठीक, समझना बात को। अब आपको पूरा समझ आ जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। समझना बात, टॉपलिंग के ऊपर 2-3 केसेस है, क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं। पहला वाला सवाल टॉपलिंग टॉपिक का है, आपके डीपीपी का ही है, मैंने खुद कोई बुक से कोई सवाल नहीं उठाया। देखो क्या सवाल है, a cubical box of mass m and edge s side a down on a rough inclined plane of inclination is theta, जो मैं भी बोल रहा था। समझना बात, अभी सारा समझ आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा, मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास इंक्लिनेशन है, ये हमारे पास कोई बॉडी है जिसका एज का साइड जो है वो ए है, क्यूबिकल बॉक्स है यानी कि 3D है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, इधर से इसका साइड हमारे पास कितना है, ए है, इंक्लिनेशन एंगल का जो है वो थीटा है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये स्लाइड जो कर रहा है इसके पास वेलोसिटी कितनी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है। द टॉर्क of the normal force on the block about its center has a magnitude. The torque of the normal force about the center, about the center। समझना बात को क्या बोल रहा हूं मैं। मुझे बता कि जो हमारे पास पहले जब ये था यहाँ पे ये mg लगा था ना, नॉर्मल से तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये थीटा एंगल होगा, ये बनेगा ना mg cos ऑफ थीटा। ये क्या बनेगा, ये पहले था नॉर्मल, पहले वाले केस में ये क्या था, mg sin थीटा। अगर ये ब्लॉक जो होगा ये स्लाइड कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, अगर से बस वेलोसिटी आई वो किसकी वजह से आई, समझ कुछ आई बात क्या। अब आपको बोल रहा है कि आपको मेंशन है नॉर्मल रिएक्शन से आपको टॉर्क निकालना है, कहां से निकालना है, जब ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा इधर पे तो सेंटर पे तो करेगा नहीं, बिकॉज सेंटर से पास हो रहा है, पहले mg cos थीटा सेंटर से पास हो गया, नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द mg sin mg cos थीटा इनिशियली, नॉर्मल इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, तो हमारे पास नो टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल, mg sin थीटा इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, नो टॉर्क इज प्रोवाइडेड। इसीलिए इससे क्या लिखा, नॉर्मल से मुझे टॉर्क निकाल दो। जब ये बॉडी यहां से उठेगी तो ये कांटेक्ट में कौन पार्ट आएगा, कांटेक्ट में सामने वाला पार्ट आएगा ना। जब ये सामने वाला पार्ट कांटेक्ट में आया, मुझे बता कि यहां से हमारे पास जो ये कांटेक्ट में आया तो ये वाला नॉर्मल नहीं होगा, ये नॉर्मल एज पे, जब ये एज पे आ जाएगा तो टॉपल होने के चांसेस है ना। अब नॉर्मल टॉर्क प्रोवाइड करेगा, करेगा क्यों, क्योंकि सेंटर से दूर गया। कितना दूर गया, a/2 गया। कितना गया, क्यों, क्योंकि एच ए है तो ये सेंटर से लेके यहां तक a/2 गया ना। तो मुझे बता दो टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो मुझे बता दो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है, नॉर्मल इनटू आर, हमारे पास कितना है a/2, नॉर्मल किसके बराबर, mg cos थीटा। समझ में बात आ रही है क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा इनटू a/2, है कोई ऑप्शन, mg a cos थीटा by 2। आया समझ, क्लियर है क्या, शाबाश। टॉपिंग का पहला ही सवाल है, उस पर 4 सवाल के 3 सवाल दिए, इसमें 3-4 दिखाऊंगा मैं, जितने भी दिए शायद इतने ही दिए। समझ आया क्या, जरा इस पे बता, टॉपिंग की समझ आया अच्छे से, करते कैसे हैं जरा इधर दे, क्या बोल रहा है सवाल। A tube of side A and mass m is to be tilted at a point A। इस पॉइंट पे इसको मैंने टिल्ट किया, ठीक। Applying a force F as shown in the figure, the minimum force required is, कितना मिनिमम फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, शाबाश। क्या ये फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगा, वही तो बोल रहा है, टिल्ट कर रहा है ना इसको। जब भी टिल्ट करेगा इसको, जरा बताओ क्या आएगा आंसर। A cube of side A and mass m is tilted at a point A। इस पॉइंट पे टिल्ट हो गया, जब इस पॉइंट पे टिल्ट हो जाएगा, किसकी वजह से हो रहा है, F की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बता दो इसका वैल्यू मुझे निकालना है, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, कितना आएगा इसका वैल्यू, आप जरा बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज, तो हमें मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मुझे बता दो कि टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर, वही है ना, F इंटू आर।
तो मुझे बता दो टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है? ये वाला फोर्स करता है ना। इसमें कौन कौन टॉर्क प्रोवाइड करता है? ए करता है फोर्स ड्यू टू द नॉर्मल, दूसरा कौन करता है? एफ इंटू आर। तो हमारे पास ये मुझे पता है कि जो नॉर्मल प्रोवाइड करेगा जब ये टिल्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास नॉर्मल इधर नहीं आएगा, ये फोर्स इधर है। तो मुझे बता दो पहले मैं देखूंगा टॉर्क ड्यू टू द फोर्स एफ, दूसरा मैं देखूंगा टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल। किसके बराबर हो जाएगा? वो हमारे पास होगा, वो भी हमारे पास एफ इंटू आर होगा ना। जरा ध्यान से समझ लिया आप। क्या करेंगे? हमने देखा पहले इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास एफ इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है? 3/4 ऑफ ए, वही है ना, उधर भी तो लग रहा है, और लग रहा नहीं लग रहा? तो हमारे पास ये वाला फोर्स जो होगा वो बराबर 3/4 एफ इंटू ए इज इक्वल टू एम जी। जब ये टिल्ट हो जाएगा नॉर्मल इधर लगेगा, कितना नॉर्मल शिफ्ट हो गया? A/2। कितना हो गया? A/2। तो हमारे पास टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन हो जाएगा mg A/2। नहीं समझे? क्योंकि ये तो इंक्लिनेशन में नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल mg के बराबर होगा। तो हमारे पास बताइए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फोर्स, दैट मीन ये बनेगा ना 3A/4 इज इक्वल टू mg A/2। 2 1 2 2 वही है क्या? वही है ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमें लिखना है फोर्स, तो F इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना बनेगा? F इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा वैल्यू? हाँ ये बनेगा mg A माइनस 3A/2, वही होगा क्या? कितना आएगा वैल्यू? 2 बाई, हाँ 3 भी है ना कुछ, 3mg है हमारे पास, हो जाएगा ये वाला वैल्यू। तो कितना बनेगा वो वाला आंसर? आंसर कितना आएगा? 2/3 mg है। सिंपल। जब टॉपल हो जाएगा, टॉपल करोगे आप तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया। इसी को, ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल शिफ्टिंग की वजह से हो रहे हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क निकालेंगे, फोर्स का टॉर्क निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, आपको अननोन मिल जाएगा। क्लियर रहेगा? कितने हो गए? 2 टॉपलिंग पे। तीसरा क्वेश्चन टॉपलिंग का है, ये इसे भी आसान है और क्लियर समझ आ जाएगा। सिलेबस में नहीं है मगर आपको। हाँ हाँ, नॉर्मल का टॉर्क कैसे निकाला था? नॉर्मल का टॉर्क निकाला mg इंटू A/2, है ना परपेंडिकुलर। ये A है, A/2 यहां तक आएगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो है ना। ये डिस्टेंस दी है, ये फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर तो है। जरा देखिए समझ ले किधर गया सवाल। ये है देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये 3/2 है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन टॉप दिस। ये नॉर्मल है, जहां से पहले लग रहा था अभी इधर पे है A/2। नॉर्मल को भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर, तभी तो लगता है इसी को तो कपल बोलेंगे। आपको समझ आया? आपको समझ आया? अब पूरी मेहनत की, अब जाया नहीं होने देंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आसान सवाल है। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है इसके 2 ऑप्शन मैंने जानबूझ के रखे, बिकॉज ये बड़ा क्वेश्चन था, ये फिर अपलोड नहीं हुआ था, फिर मैंने 2-3 लाइन इसके काट लिए। तो बोल रहा है कि एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ मास m rests on a rough horizontal surface with a coefficient of the friction mu। कितना coefficient of the friction? mu। mu is the coefficient of the friction। अब क्या बोल रहा है? A horizontal surface F is applied on the prism as shown in the figure if the coefficient of the friction is sufficiently high so that the prism does not slide before toppling। ठीक है ना, ये स्लाइड नहीं करेगा, ये टॉपलिंग हो जाएगा। देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बाय द टॉपलिंग ऑफ द प्रिज्म इज। बताइए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए आपको? सर कितना चाहिए? जितना आप दे सकते हैं। देखो बेटे, ये लगेगा इधर, जब ये उठेगा तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा कुछ। कितना आएगा? mg साइन ऑफ, मुझे बता दो ये a है ना, ये a है, तो मुझे बताइए ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? a cos ऑफ 60 से a साइन ऑफ 60, इसे 60 डिग्री एंगल, इक्विलेटर प्रिज्म को सुई, तो ये बनेगा ना a साइन ऑफ 60। तो टॉर्क प्रोड्यूसड बाय दिस फोर्स कितना आ जाएगा? शाबाश, ये बनेगा टॉर्क प्रोड्यूसड बाय द फ्रिक्शन यू है ना फोर्स, दैट मीन टॉर्क ऑफ F इज इक्वल टू F इनटू a साइन ऑफ 60, दैट मीन √3/2। भैया आएगा क्या? अब मुझे बता दो, जब ये उठेगा टॉपल हो जाएगा तो नॉर्मल इधर पे चला जाएगा ना, तो ये नॉर्मल ऊपर गया और इधर का mg तो नीचे लगेगा ना। mg और नॉर्मल के बीच में A/2 की डिस्टेंस होगी ना? होगी नहीं होगी? होगी सर। तो मुझे बताइए क्या लिखेंगे हम? फोर्स, फोर्स लिखेंगे ड्यू टू द टॉपलिंग यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। कितना आ जाएगा? वो आएगा n इंटू A/2, दैट मीन एफ टॉर्क ऑफ n इज इक्वल टू mg A/2। वही आएगा क्या? mg तो नहीं समझिए, नहीं है समझ? फोर्स इधर लग रहा है क्या? इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना चाहिए?
फोर्स लग रहा है along the horizontal, वर्टिकल चाहिए ना, ए साइन थीटा, वही तो निकाल रहा हूँ, तो टॉर्क लगेगा ना इसकी वजह से, ये इंटू ये लगेगा ये, जब ये टॉपल करेगा तो ये एज आएगी ना नॉर्मल, ये कॉन्टेक्ट में, जब कॉन्टेक्ट में नॉर्मल लगेगा ना ये, और एमजी लगेगा ना ये, एमजी पहले कहाँ पे लग रहा था, इधर पे, नॉर्मल पहले कहाँ लग रहा है, इधर पे, तो नॉर्मल शिफ्ट नहीं हुआ, कितना हुआ शिफ्ट, a/2, a/2, तो टॉर्क अब नॉर्मल कितना बनेगा, mg a/2, है कि नहीं, mg a/2 हुआ। जरा मुझे बताइए अब क्या लिखेंगे इधर पे, दोनों को तो इक्वेट ही कर ले, तो बनेगा एफ ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, वही होता है क्या, इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पे कितना बनेगा a/2, 2 हो गया ना कैंसल, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, ये डिवाइड हो जाएगा इसको, ये डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई ये मैंने एम जी ए डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा a√3, तो a और a हो गया कैंसल, mg/√3। आपको आज और एक क्लास नहीं है, आपको मेरी क्लास है, ठीक है, कंटिन्यू, बट मैं आपको ब्रेक नहीं दूंगा, मैं आपको आधा घंटा और पढ़ाऊंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, एक मिनट रुको आकिब, समझ कुछ आया, चलो नेक्स्ट देख लेते, ओके ओके, एक क्वेश्चन टॉप लिंक का लिखो, एक क्वेश्चन मतलब अच्छे से लिखो, एक क्वेश्चन, ताकि आपके कॉपी पे रहेगा अच्छे से जो आपने समझा होगा, ट्रायंगल वाला ये लिख लो, हाँ किधर गया ये वाला, एक क्वेश्चन टॉप लिंक टॉपिक का लिख के रखो, आज तो परेशान हो रही है, ये वाला क्वेश्चन समझाऊं, आ रहा है, सारा है, हाँ आज का सारा है, हाँ वो वाला पहला वाला नहीं, दिखाता हूँ, दे दो पेन अंदर, लिखो लिखो जल्दी आप लिखो, देखो क्या है, जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स कहाँ से है, ये है ना, ऐसा समझ लो, ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल पे, इसकी डिस्टेंस इसने कहाँ से दी है, वर्टिकल से, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है टॉर्क, है ना, तो टॉर्क होगा, इस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, जब भी टॉर्क प्रोवाइड करेगा तो इसकी वजह से ये उठेगा, जब भी उठा, अभी तक ये पहले जो एम लग रहा था वो इनिशियली लग रहा है इधर पे, एम लग रहा है इधर, ठीक है ना, एम इधर लग रहा है, और नॉर्मल कितना लग रहा है ऊपर, अब क्या होगा, जब भी टिल्ट हो जाएगा, अब ये वाला पॉइंट आएगा ना कॉन्टैक्ट में, जब भी हवा में है एक साइड से, ये वाला इसने नॉर्मल प्रोवाइड किया यहाँ से, ये कहाँ पे लग रहा था इनिशियली, इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ डिस्टेंस, a/2, तो यानी कि नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ, a/2। अब मुझे बता दो इस पॉइंट से लेके सेंटर के अक्रॉस हम देखते हैं, तो सेंटर के अक्रॉस हम देखेंगे तो a/2 हुआ दूर, तो n इंटू a/2 होगा ना, और एक टॉर्क, तो मुझे बता दो ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क जो होगा ये इक्विवेट करते हैं, ठीक है, बिकॉज इसने भी टॉर्क प्रोवाइड किया, इसने भी टॉर्क प्रोवाइड किया इन अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल एंड टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स, तो हम इनको इक्विवेट किया, कैंसिलेशन करिए, आंसर आ गया, कहाँ पर, क्यों क्यों नहीं है नॉर्मल एमजी के बराबर, क्योंकि नॉर्मल हमेशा वेट के बराबर होता है, वेट उसका चेंज हुआ नहीं, ये सारा वेट इस पॉइंट पे आया, समझ में बात आ रही है, तो इसलिए मैंने एमजी के बराबर लिखा, ये जरूरी नहीं है कि आप एमजी इधर पे लगा, ये लग रहा है इधर पे, यहाँ पे भी तो इसका मास, इस पॉइंट का मास एम लेते हैं, और जी तो वही आएगा नीचे, तो बन गया एमजी, अब ये शिफ्ट नहीं हुआ, एमजी शिफ्ट आप नहीं दिखा सकते, क्यों, क्योंकि एमजी हमेशा सेंटर पे लगता है, तो इसलिए मैंने, हाँ इसका टॉर्क नहीं, इस नॉर्मल का टॉर्क, इस नॉर्मल का टॉर्क और इसका टॉर्क, सर आपने शिफ्ट क्यों कराया, अगर आप यहाँ पे रखते तो इसके लिए आर का वैल्यू कितना था, जीरो, तो टॉर्क करता ही नहीं प्रोवाइड पहले, इसलिए ये वाला फोर्स देना पड़ा, तो इसकी वजह, अगर ये पहले ही प्रोवाइड करता तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ बोलो, हाँ अब आया समझ, ग्रेट, टॉप लिंक रेजिस्टेंट, हाँ टॉप लिंक रेजिस्टेंट, चलो नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, हाँ 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 मैंने बोला था, मैंने बोला एक क्वेश्चन लिखो, नहीं दिमाग में कोई सवाल ही नहीं है तो मैंने कौन सा बोला आपको, मैंने बोला था आपको ये क्वेश्चन लिख लो, ताकि आपका टॉप लिंक का एक क्वेश्चन कॉपी पे रहेगा, ठीक, टॉपिक कोई भी मिस नहीं करेंगे, बट लीस्ट इंपॉर्टेंस को दे देना, इतना मतलब अभी नहीं आया है नीट में, बट हो सकता आएगा, तब आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा वहाँ पे, और खासतौर पे आपका जो ये वेदांतों का एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ा पाएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी आता है, यहाँ पे कुछ भी छोटा, इन्होंने डिलीट ही नहीं किया, अभी जो डिलीट सिलेबस है उसने वो डिलीट ही नहीं किया, ठीक है, क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, आपको क्या बोलेंगे, चलो सुन, नाउ द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, मैंने एक बार पढ़ाया था, ठीक है, बट अब थोड़ा और पढ़ाता हूँ, ठीक, थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, चलो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आप बीटा वैल्यू वगैरह जानने लगे हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, आप बोल रहे हो सर एंगुलर मोमेंटम का मतलब सिंपल होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय आर,
जैसे कि हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, वहां पे हमने बोला था कि फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, नेट फोर्स का वैल्यू, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम होता है। यहां पर हम सर बोलेंगे कि जब टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम वैलिड होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम क्या होता है, या मोमेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सर हम सिंपल बोलेंगे, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं ये बोलूंगा, पहले मैं निकालूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम फॉर अ सर्कुलर मोशन, जहां पे हमने पढ़ा था, जो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, फिर रिजिड बॉडीज के लिए भी दिखाऊंगा, समझ लो बात। मुझे बता कि यह हमारे पास, मान के चलेंगे कि पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे पहुंच गया, इसने एंगल थीटा कवर किया ना, थीटा एंगल कवर किया। इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं रहेगी, इसका मास m नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसका मास m और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, टेंजेंशियल। बस तो डायरेक्शन ही तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो एवरी पॉइंट पे सेम था सर्कुलर मोशन में, है कि नहीं? तो मुझे बताइए इसका मोमेंटम अगर मैं इस पॉइंट पे लिखूंगा तो आप क्या लिखोगे? सर हम लिखेंगे P इज इक्वल टू m इंटू v, वही लिखेंगे। फिर इसके बाद ये r तो इसके पास कांस्टेंट रहता है, तो मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, वही होता है क्या? तो मुझे पता तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है बराबर r इंटू mv, और मुझे बता दो एंगल कितना है, साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे r और इसके बीच में तो हमेशा टेंजेंट होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू mvr, है ना? दिस इज व्हाट यू कॉल इट एंगुलर मोमेंटम, जो हमने पढ़ा था। ठीक, दूसरा देखते हैं। अब असल में इसका क्या मतलब है, पहले समझना बात को, फिर मैं बताऊंगा क्या मसला है। देखो, मुझे इसका ये समझ आया कि यहाँ पे या तो r इज परपेंडिकुलर टू द p, r इज परपेंडिकुलर टू द p, या p इज परपेंडिकुलर टू द r। अगर r इज परपेंडिकुलर, r पर इज परपेंडिकुलर, r इज परपेंडिकुलर टू द p, मल्टीप्लाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से मुझे p को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर बनेगा ये r है और इंटू p, इसी को हम लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, है ना? यहां हम ऐसे लिखेंगे, L अगेन होता है बराबर p इज परपेंडिकुलर टू द r, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं r। समझ में बात आ रही क्या? तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि p परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय r, तब भी तो वही होगा एंगुलर मोमेंटम। नहीं समझे? यानी कि दोनों में से आप एक को रिजॉल्व करोगे, कंपोनेंट बनाओगे परपेंडिकुलर। कहीं पे आपको मजबूरी पड़ेगी किसकी, कहीं पे आपको मजबूरी पड़ेगी जो हमारे, जहां पे हमारे पास r को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में, कहीं पे आप मजबूरी पड़ेगी आप m को करोगे, यानी कि mv को करोगे। अगर m तो कांस्टेंट रहेगा, v को करना पड़ेगा। अरे गड़ी में पॉइंट। तो ये तो पहला पॉइंट है, ये जो हमने लिखा था। नेक्स्ट जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ, समझना बात, जहां से मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर मोशन में, समझ लो। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला या तो r परपेंडिकुलर होना चाहिए या तो p परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, मुझे एक लाइन लिखानी है, ऐसे आपको एक अच्छे से सवाल सॉल्व हो जाएंगे एक लाइन लिखाने से। ये वाला सवाल बेस्ट सवाल है, ठीक है? तो इसलिए पहले मुझे थोड़ा सा इसको बोलने दो। देखो क्या है मैं बोल रहा हूँ, मान ले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट इधर से है, ठीक, इसका फ्रेंड जो है यहां पर है, इनके बीच में सेपरेशन, दैट सेपरेशन इज r, सेपरेशन इज, इसका फ्रेंड इधर है। अब ये इसको इसके ऊपर नजर पड़ी तो एंगल कितना बना, 0 एंगल बना। जब एंगल 0 बनेगा तो मुझे बता दीजिए, ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी में मानता हूं इसकी वेलोसिटी v है, ठीक, इसने को देखा, ये हमारे पास रेस्ट पे है। जब ये आगे बढ़ा, जब ये यहां पर पहुंचा, तो इसका मतलब इसके लिए ये r वैल्यू दूर हो रहा है ना, इसके लिए तो दूर बन हो रहा है। जब ये इसको देख रहा है इधर से, इसके लिए तो थीटा एंगल आया। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए इसके पास लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है, इसके पास मास फ्रेंड है तो मास तो होगा ही ना। तो अगर हमारे पास का मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम है ना इसके पास, वो ऑब्जर्व करता है लीनियर मोमेंटम को कि एंगुलर मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम, यानी कि इस पर्सन के अक्रॉस इसके पास मोमेंटम जो है वो है p, यानी कि जो हमारे पास m इंटू v के बराबर है। इसके लिए क्या है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब देखना ये है, मुझे असल में बोलना ये है, ये मैं मानता हूं कि ये दूरी x की दूरी पे है, ये एंगल बन रहा है थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसकी वेलोसिटी ये थी, इसकी वेलोसिटी ये है, नॉर्मल वेलोसिटी तो ये चल रहा है ना। अब आपके लिए फायदा क्या है, देखो क्या फायदा है, इसका मास भी तो होगा, मास इंटू वेलोसिटी, है कि नहीं? जब मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्स है ना ये डिस्टेंस, तो मुझे बता सकते हैं आप ये कि जब हमारे पास यहाँ पे जब मैं इसको देखूंगा, ये ऐसा जाएगा, सीधा जाएगा ना। तो या तो आप इस P को रिजॉल्व करो, या तो आप इसको R को रिजॉल्व करो। क्या करो, या तो आप इसको P x ही मान ले दो, तो R x को रिजॉल्व करो इनटू द टू कंपोनेंट्स, या तो आप इस P को रिजॉल्व करो, x को ऐसे रहने दो। समझ में बात आई क्या? तो देख लेते हैं क्या करेंगे हम, समझना बात। मैं बोल रहा हूं आपको ये x है, ये थीटा है, ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा इधर से, इसको हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये अगर थीटा है, ये नहीं होगा x है ना, ये x cos थीटा बनेगा, x cos ऑफ, ये क्या बनेगा,
एक्स साइन ऑफ थीटा। समझ बात आ रही क्या? अब जरा मुझे बता, इस पॉइंट पे आ जाओ, क्या ये एक्स कॉस थीटा यहां पे लिख सकता हूं मैं? क्या ये पी एक्स को परपेंडिकुलर हो गया? तो ये नहीं हुआ कि पी इज परपेंडिकुलर टू द एक्स, ये वो कंडीशन नहीं, पी इज परपेंडिकुलर टू द एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, वही तो हो गया, ये वही तो होगा मोमेंटम। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने बोला पी परपेंडिकुलर टू द एक्स या आर, इंटू करते हैं ना आर, तो वही हमारे पास पी परपेंडिकुलर कितना है, एम इंटू बी, मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू कितना है, एक्स कॉस ऑफ थीटा, यही तो होगा एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं? अब अगर मैं ऐसे बोलूंगा आपको कि हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में, ये हमारे पास ये कितना बनेगा, ये बनेगा पी, अगर ये मैं थीटा मानता हूं, ये हमारे पास नहीं बनेगा पी एक्स कॉस ऑफ थीटा, ये क्या बनेगा, पी एक्स साइन ऑफ थीटा। ये कितना एक्स चला इसकी रेस्पेक्ट में, एक्स चला कि नहीं? तो इस टाइम है ना, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर किस कौन सा है इस टाइम पे, ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे, पी एक्स साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, एक्स, तो बन गया फिर से मोमेंटम। ठीक है ना? तो इसका मतलब आप कहीं पे, जैसे कि मैंने टॉर्क में भी बोला था, आप कहीं पे पी को रिजॉल्व करो, आप कहीं पे एक्स को रिजॉल्व करो, बट होने चाहिए दोनों क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में बात आ रही क्या? म्यूचुअल परपेंडिकुलर आ जाएंगे रिजोल्यूशन की वजह से, आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझना बात। विशाल सर है ही ना, कॉल भी नहीं था, नहीं इसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑरिजिन से कि जब ये पास हो जाएगा, ऑरिजिन से पास हो जाएगा, मुझे बता दो, ये मूविंग है ना, ये मूविंग है, मूविंग है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है? जब ये ऑरिजिन से पास हो जाएगा, ऑरिजिन जब ये पहुंचेगा उधर पे आर का वैल्यू कितना होगा, जीरो, तो ऑरिजिन पे कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, जीरो होगा। दैट मींस एट ऑरिजिन तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू जीरो, कितना होगा, जीरो होगा। एट ऑरिजिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। एट ऑरिजिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। दूसरा समझ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि पार्टिकल ऑरिजिन को पास किया, मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे बताइए कि इसका मोमेंटम यहां पर क्या होगा, ए कामा बी पे क्या मोमेंटम होगा इसका, एंगुलर मोमेंटम ए कामा बी पे क्या मोमेंटम होगा इसका, बस बस बस, डाटा ट्रांसफर, ओके, पी के आपने पी की देखी, ओके बताइए क्या होगा, हाँ दिस वाज ऑरिजिन। इसका मतलब यहां पे जरा मुझे बताइए, ये इधर से जा रहा होगा, इसके पास मास भी तो होगा, वेलोसिटी तो होगी इसकी, तो इसका मोमेंटम इधर तो होगा एम भी। अब मैंने आपको बोला या तो उसको रिजॉल्व करो या तो उसको रिजॉल्व करो, एक को तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये एंगल हमारे पास है थीटा। तो मुझे बता
कि यहां से हमारे पास ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या होगा, दिस इज, ये हमारे पास ये कितना वैल्यू है, आर डिस्टेंस में मानता हूं इसको, है ना, आर डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है ना, ये आर मानता है, ये ए से दूर है इतना, तो मुझे बताइए ये बन गई ना ए आर कॉस ऑफ थीटा, ये क्या बनेगा आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो मुझे बताइए इस मोमेंटम का यहां से क्या करोगे आप, अगर आप इसको भी रिजॉल्व करोगे, ये कितना बनेगा, ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, ये बनेगा ना एम वी साइन ऑफ थीटा, वही बनेगा क्या, कॉस ऑफ थीटा, ये क्या बनेगा एम वी साइन ऑफ थीटा। मुझे बताइए एम वी साइन ऑफ थीटा किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आर कॉस थीटा को परपेंडिकुलर, आर कॉस थीटा किसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे पी ऑफ एक्स के ऊपर, नहीं पी ऑफ वाई आएगा, नहीं पी ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, पी वी नहीं पी ए साइन ना, पी ए एम वी साइन थीटा आएगा ना, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे एम वी ए साइन ऑफ थीटा, वही आएगा क्या, वही आएगा। तो जरा पी ऑफ वाई लिख लो, पी ऑफ एक्स लिख लो, क्या आएगा एम वी बी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा एम वी बी साइन ऑफ थीटा या कॉस ऑफ थीटा, जो भी आपको लिखना है, ठीक। तो इसका मतलब यहां का एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट वाई के परपेंडिकुलर, समझे बात आ रही क्या, तो हमारे पास ये तो बी आएगा, तो ये चीज हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। जरा एक क्वेश्चन देख लो आप, देखो सवाल क्या बोल रहा है, बेस्ट सवाल है आपके डीपी का, देखो अ पार्टिकल ऑफ मास m यूनिट, ठीक 5 यूनिट है, इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 3√5 इन एक्स ओ वाई प्लेन, है ना, अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू, इसी के लिए ये चीज पढ़ाई थी, y इज इक्वल टू x प्लस 4, x प्लस 4 स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द ऑरिजिन इज, देखो तरीका देख मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ये हमारे पास क्वेश्चन है मेरे पास, देखो समझ लो क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू mx प्लस सी कर दे, इंटरसेप्ट कितना आया c इज इक्वल टू 4 आया कि नहीं आया, m का वैल्यू कितना आया 1, ये m ये स्लोप है ना, आया 1। अब मुझे बता दो ये मैंने यहां से क्या रखा, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, तो जरा मुझे बता दो सर आपने कैसे निकाला, मैंने ऐसे निकाला, पहले y का x का वैल्यू 0 कर दिया, y इज इक्वल टू c के बराबर आया, ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं, अब दूसरा तरीका दिखाऊंगा, अगर मैं पुट करूंगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना बनेगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, अगर y का वैल्यू 0 कर दें तो x का वैल्यू आएगा -4, आएगा नहीं आएगा सर, आएगा, y का वैल्यू आएगा -4, स्लोप कितना, स्लोप हमारे पास 1 है, स्लोप हमारे पास 1, इंटरसेप्ट हमारे पास 4 है, वो इसका मतलब ये हमारे पास 4 हो गया, ये हमारे पास -4 हो गया ना, ये +4 हो जाएगा, तो लाइन पास हो जाएगा इन दो पॉइंट्स के थ्रू, लाइन पास कहां से हो जाएगा, इन दो पॉइंट्स के थ्रू पास हो जाएगा ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना मोमेंटम, क्या निकालना है, समझ समझ समझ, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोमेंटम, वही निकालना है ना, मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन, ऑरिजिन ये है ना, ऑरिजिन तो ये हुआ, यहां पे एंगल कितना बनेगा 90, ये एंगल कितना होगा, जब दो साइड्स बराबर हो एंगल होता 45, तो ये 45 डिग्री एंगल है, ये कितना, ये 4 है, ठीक है ना, ये अगर 4 एंगल भी आपको पता है तो आपको ये वाला साइड नहीं निकलेगा, परपेंडिकुलर साइड तो निकल जाएगा, तो हमारे पास ये आपको 4 पता है क्या, ये 4 पता है, इधर पे मुझे बताइए इसकी स्पीड कितनी, में तो स्पीड पता है मेरे को, स्पीड पता है, तो मैं कर सकता हूं ऐसा, मुझे इस मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट इस 4 को परपेंडिकुलर होगा, पी कॉस पी साइन, समझ, बस इधर पे समझ, ये मोमेंटम इसका मास होगा इधर पे, यहां से तो जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी v, इसका m कितना मास है, तो इस मोमेंटम को मैं अगर रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स पे, तो क्या आएगा यहाँ पे बनेगा, एक बनेगा p cos ऑफ थीटा, दूसरा बनेगा p sin ऑफ थीटा, क्लियर बात। तो मुझे बता दो ये 4, ये कितना, ये हमारे पास p sin ऑफ थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 बन गया,
तो हमारे पास यहाँ पे तो एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, तो जरा लिख लो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा इस पॉइंट का। इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम आएगा L इज इक्वल टू पी इंटू आर होगा ना, वही होगा। तो हमारे पास L का वैल्यू कितना बनेगा, M हमारे पास 5, वही आएगा, मास 5 है। वेलोसिटी कितनी है, रूट 3√2, 3√2, 3√2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू हमारे पास आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू हमारे पास 4, 4 है ना, माइनस एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √2 कैंसिल, ये कितना होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 60, आंसर 60। अब आया समझ, समझ आया मैंने कैसे किया, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं, ठीक है। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट बोलनी है। यहां पे देख ये कितना एंगल 45, साइड कितना, सारों को समझ आएगा, ये 45 डिग्री एंगल, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखो, 45 एंगल है, ये 4 है, ये साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं ना, कितना आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जरा निकाल दो। कैसे निकालेंगे, मुझे पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस मुझे पता है, एंगल मुझे पता है, दैट मीन परपेंडिकुलर पे बेस कॉस का वैल्यू होता है ना, तो कॉस का वैल्यू कैसे लिखेंगे, कॉस 45 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, टैन का वैल्यू लगा दे, टैन का वैल्यू बेस पे परपेंडिकुलर आएगा ना, हाँ टैन का वैल्यू लगा दे, टैन इज इक्वल टू कितना बनेगा एक्स डिवाइडेड बाय 4, ये तो 1 हो जाएगा ना, एक्स का वैल्यू कितना लिखा है 4, नहीं समझे, टैन 45 का वैल्यू 1 हुआ ना, ये वाली, हाँ मैंने 2 हिस्से किए ना, बिकॉज ये पर ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में दिखाना है ना, असल में मुझे कहाँ पे निकालना, ऑरिजिन पे, मैंने यहाँ पे निकाला, ये कौन सा ऑरिजिन बन गया, आपने मान लिया 60 यूनिट ऑप्शन मिल गए, ठीक है, तो मुझे ऑरिजिन पे निकालना है, ठीक, तो मैं ये क्या करूंगा, मैंने ये वाला डिस्टेंस भी निकाला है ना, ठीक है ना, ये मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी तो ये यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री एंगल, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट निकालना, साइड ही नहीं मुझे पता है कितना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे देखा इसको, मैंने एक ट्रायंगल ले ली, मुझे पता है कि tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर को मैंने माना p डिवाइडेड बाय बेस कितना हमारे पास है, बेस हमारे पास है, ये मैंने माना x, ये मैंने माना 4, तो tan 45 का वैल्यू 1 हो गया ना, 1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा ना, अरे समझ आया क्या, ये ऑरिजिन के रेस्पेक्ट, आप क्वेश्चन तो पढ़ो, अबाउट ऑरिजिन निकालना, यानी कि ऑरिजिन ये वाली डिस्टेंस है ना, ये मुझे नहीं पता थी, हाँ मैंने टैन लिया ना, बेस है ना 4, क्या बोल रहे हो, एंगल इसके साथ बन रहा है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंगल के अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या ये एंगल नहीं 90 डिग्री है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 है, ये भी कितना हुआ 45 ही तो होगा, ये अगर 90 टोटल था, इसको 2 हिस्से किए इक्वल ट्रायंगल्स में, ये 45 है 45 नहीं होगा, तो निकल जाएगा ना आंसर, तो 4 आएगा ना, ये वाला वैल्यू जरा देख ले पहले, 4 ये वाला वैल्यू आया, तो मुझे बताओ कि अब एंगुलर मोमेंटम निकाल दो, कैसे निकालेंगे, पी का वैल्यू कितना हमारे पास है, ये वाला वैल्यू बनेगा ना, ये वाला वैल्यू जहां पे हमने निकाला था, मल्टीप्लाई तो वही 4 से करना पड़ेगा, तो फिर से आएगा 60, तो मुझे एक लाइन लिखानी है असल में इस क्वेश्चन के अबाउट, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा पार्टिकल, ठीक है ना, ऑरिजिन के थ्रू नहीं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा होगा, और आपको निकालना होगा मोमेंटम, एवरी पॉइंट पे मोमेंटम होगा सेम, इधर पे भी मोमेंटम वही 60 आया, इस पॉइंट पे भी वही 60 आया, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे वहां पे भी 60 आएगा, क्योंकि ये भी तो 4 ही है, समझ में बात आ रही है क्या, तो यहां पर भी 4 आएगा, दैट मींस जब पार्टिकल मूव करेगा ना स्ट्रेट लाइन, लाइन याद रखना, जब पार्टिकल करेगा मूव ना स्ट्रेट लाइन, तो मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि एज पॉइंट पे भी मैंने निकाला 60 डिग्री, यहां पर भी 60 न्यूटन, यहां पे भी निकाला 60, यहां पे भी आएगा 60, ईच एंड एवरी पॉइंट पे मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, लिख लो, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, पॉइंट लिखो जल्दी, when particle move in a straight line, when particle move in a straight line, when particle move in a straight line, लिखा, angular momentum remains constant, angular momentum remains constant, angular momentum remains constant, angular momentum remains constant, शाबाश, आप जरा मुझे बता दो, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, आप स्टेटमेंट याद रखिए ना, हर एक जगह पे प्रूव करके दिया ना, आप जरा मुझे बता दो इधर पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बता सर,
ए पॉइंट और बी पॉइंट पे मुझे बताना है मोमेंटम क्या आएगा, सेम आएगा ना, स्ट्रेट लाइन है ना, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में सेम आता है एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू एल बी, है कि नहीं? अब आया समझ? इसीलिए हम बोलते हैं नीट का एग्जाम जो होता है वहां पे कितने क्वेश्चन, 45 आउट ऑफ 45 सॉल्व हो जाते हैं, बस आपने अच्छे से पढ़ाई हुई होनी चाहिए। अभी इसको कौन सा सॉल्व करना है, ये मेरा सवाल नहीं, एम्स का सवाल है, सीबीएसई का सवाल है, पीएमटी का सवाल है, मेरा नहीं। तो एडमिशन जब आपको ऐसी चीजें समझ में आए होंगे, आपने ऐसी चीजें याद रखे होंगे, तो आ जाएगा, क्यों नहीं, सॉल्व करना ही नहीं तो बायोलॉजी की तरह हुआ ना, फिर समझ में आता रहेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आप निकल जाओ। बोलो क्वेश्चन का आंसर। ये सारे एंगुलर मोमेंटम पे जहां जहां कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं बता दूंगा। एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहा है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकल जाएगा, टॉरिक इज इक्वल टू आई अल्फा। रॉड है, सुनो कैसे 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 सोचा मैं, कैसे मैंने सोचा इस क्वेश्चन को, यहां से हिंज है, यानी कि एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगा, ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगा, समझो आप। अब कुछ भी नहीं लिखना कॉपी पे, बस आप क्वेश्चन करेंगे आप सॉल्व, फिर इसके बाद आप घर में इनको प्रैक्टिस करना, ठीक? समझो आप, ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, एक्सिस ऑफ द रोटेशन ये है। मुझे बता दो इस एक्सिस ऑफ द रोटेशन पे वेट कहां पे लगेगा, सेंटर पे, सेंटर पे वेट लगेगा। ये बोल रहा है कि 1.6 है इसका टोटल लेंथ, तो 0.8 पे तो लग रहा होगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा 0.8। तो मुझे एक चीज पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है बराबर एफ क्रॉस आर, है कि नहीं, इज इक्वल टू आई अल्फा के बराबर होगा। तो फोर्स बोल रहा है, मुझे पता ही नहीं, फोर्स वेट के टर्म्स में आ रहा है ना, तो ये हमारे पास mg 20 इंटू जी कितना हुआ, 20 इंटू जी। सर आपने जी का वैल्यू क्यों नहीं रखा, बिकॉज ऑप्शन में मुझे जी नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो हमारे पास 20 इंटू जी रखा, मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू कितना करूंगा 0.8, मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 इज इक्वल आई का वैल्यू है ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3, दैट मींस हमने लिखा 1 by ml स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो हमारे पास इस 0.8 की वजह से 2 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 16, बन गया 16 g इज इक्वल ml, m का वैल्यू है 20 इंटू 1.6 इंटू 1.6 वही होगा ना, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3 इज इक्वल टू कितना हो इंटू होगा अल्फा, तो ये कर दो 1.6 इंटू 1.6, तो आंसर क्या बनेगा, ये बना शायद 15, तुम देखो ये 15 बनेगा टोटल, 16 g डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करके 15 आ रहा है क्या, 17 आ रहा है, क्या आ रहा है, सिक्सटीन, ये 3 से डिवाइड किया क्या, तो कितना आ रहा है वो 20 इंटू डिवाइड बाय 3 भी किया, तो ये टोटल आया 17, दैट मीन 16 g बाय 17, वही तो मैं बोल रहा हूँ 16 बाय 15 आएगा। इसी वैल्यू का निकाला ना आपने, मैंने घर में किया इसको, प्रोसीजर समझ आया। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, ये वाला हो गया, ये 2 बार आया है, चलो कर लेते हैं। बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, पढ़ाया था शायद, आंसर इज डिस्क हॉलो शेल, हॉलो बॉल, हाँ हॉलो शेल या हॉलो बॉल वही आया था ना, हॉलो स्फीयर के लिए 40% टेबल में पढ़ाया था। चलो इसका बताइए, if the angular momentum of a rotating body about a fixed axis is increased by 10%, its kinetic energy will be 10%। हमने क्या किया, इंक्रीज किया, किसको किया, एंगुलर मोमेंटम को किया इंक्रीज, दैट मींस हमें पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जरा देख लीजिए हैं, समझ लेंगे इसी क्वेश्चन को हम, इसी क्वेश्चन के साथ, ये आपके डीपीपी का नहीं है शायद, ये मैंने ऐसे बुक से उठाया, जरा देखो इधर पे क्या करेंगे। मुझे एक बात बताओ, आपने लिखा है मोमेंटम और इसके बीच में रिलेशन कभी, काइनेटिक एनर्जी के बीच में, वही ऐसे करना है। देखो क्या करेंगे हम, हमने ऐसे किया था, फिर इसके बाद इजी रहेगा आपको याद रखना, हमें पता कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बराबर 1/2 mv स्क्वायर है कि नहीं, तो क्या करते थे, आई के इज इक्वल टू 1/2, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई और नीचे भी m से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना,
तो इसका मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे बनेगा k इज इक्वल टू 1/2 mv² v² होगा। क्या हम लिखते थे k इज इक्वल टू 1/2 p² m लिखते थे ना। अब इसी को अगर मैं रोटेशन में देखूंगा तो ये बनेगा k इंटू r, यानी कि रोटेशन करने का एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 i² p² के बदले l², सॉरी l² डिवाइडेड बाय l² डिवाइडेड बाय i, वही है ना। ये हमारे पास रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझना बात। बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% मैंने इंक्रीज किया, 10% मैंने इंक्रीज किया। चलो मैं इसको मानता हूं इनिशियल वैल्यू है ये। फाइनल में क्या हुआ, फाइनल में हमारे पास के एफ इज इक्वल टू 10%, यानी कि 10%, यानी कि हमारे पास जो होगा ये होगा इस तरीके से इंक्रीज हुआ। दैट मीन मैं लिखूंगा पहले इसका के वैल्यू है ना, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया। दैट मीन मैं लिखूंगा के प्लस 10% ऑफ द के, वही होगा क्या, के प्लस 10% ऑफ द के, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो हमने इंक्रीज किया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस इज इंक्रीज बाय 10%। एंगुलर मोमेंटम को इंक्रीज किया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम को इंक्रीज किया है ना, एंगुलर मोमेंटम को इंक्रीज किया। तो हमारे पास क्या बनेगा, एल जो होगा, एल एफ जो हमारे पास होगा वो बराबर एल प्लस 10% ऑफ एल। एल एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100L प्लस 10L डिवाइडेड बाय 100, तो बनेगा 110/100 इंटू एल, वही होगा। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11/10। एल एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल एफ का वैल्यू जो हमारे पास होगा वो होगा 11/10 ऑफ एल। शाबाश, हाँ 21% का आंसर आएगा। समझ ली बात। आप कैसे करते हैं, जरा इधर पे लिखो, ये कितना बनेगा, ये बनेगा के इंटू आई इंटू 2 इज इक्वल टू l², वही है ना। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायरिंग करेंगे, एल एफ का स्क्वायर लिख के रखेंगे हम यहाँ पे, कितना बनेगा 121 डिवाइडेड बाय 100 इंटू l², वही होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, कितना हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस हो जाएगा 100, तो ये कितना बनेगा 21/100। ये तो हो गया फ्रैक्शनल चेंज, मल्टीप्लाई अगर 100 करेंगे वो बन गया परसेंटेज में, तो बनेगा 21%। क्या समझ सका, क्लियर है क्या। तो ये हमारे पास हो गया 21%। यहां से हमने किए ये वाले सवाल, ये भी किया। चलिए टाइम क्या हुआ, बस इसको खत्म करना है, कल फिर सॉलिड्स पढ़ना है। बताओ मुंह में कुछ पता हुआ क्या तुझको करा, ये मिलेंगे ना वहां पे आपको नोट्स में। प्रैक्टिस जो आपको करने हैं इन्हीं क्वेश्चंस को किया करो ना। अच्छा, जो डीपीपी से है उसको आपको करने की जरूरत नहीं, वो आपको मिलेगा घर में भी। जरा बेटा इसका बता दे, इसका बता दे। सेशन विल बी एंड इन 5 मिनट, ये खुद ही होता है फिर एंड, मुझे पता है वो क्या बोलेगा। पहले ये काम करते हैं, पहले आप मुझे फीडबैक दे दो, बाद में देखेंगे इन क्वेश्चंस का। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हाँ मगर फिर कहाँ आएंगे क्वेश्चंस, ये तभी आएगा ना, ये एंड हो जाएगा ना, बोला ना इसने 5 मिनट के बाद एंड हो जाएगा खुद ही। हाँ कॉपी करके रखेंगे, फिर इसके बाद बताइए क्या आएगा। पार्टिकल परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर मोमेंटम एल, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मोशन इज डबल देन द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स, कितना बनेगा, डबल बनेगा, पक्का बनेगा डबल। जरा देख ले, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई, मतलब आई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ना, पहले इनिशियल ये होगा, ये इनिशियल होगा, फाइनल क्या होगा आई इंटू 2 पाई एफ के बदले में क्या लिखूंगा 2f, है ना, डबल हो रहा है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, अब चेंज करना है, जब एल एफ माइनस एल आई इज इक्वल टू आई इंटू 2 पाई एफ इंटू 2 डिवाइडेड बाई आई इंटू 2 पाई एफ, ये कैंसल आउट हो जाएगा, एल एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल, आंसर ही 2l है ना। आया समझ। शाबाश। अब थक गए क्या, फिर मैं नहीं कराऊंगा, थक गए। हाँ ये डीपीपी के क्वेश्चन है, आप एक काम करेंगे आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बस छोड़ देता हूँ फिर मैं, पीछे जबरदस्ती है, आप जोर जबरदस्ती इधर पे बैठे हैं। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular rush omega.
टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड जेंटली टू द, ठीक है ना, अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग, द व्हील नाउ रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटीज। एक रिंग घूम रही है, इसका मास m है, कितना है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा, आई इंटू ओमेगा, इनिशियली आई इंटू ओमेगा, दैट मींस आई इंटू ओमेगा बन रहा है ना, तो दैट मींस हमारे पास ये थिन सर्कुलर रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास लगेगा वो इतना वैल्यू बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। जरा मुझे बता दो दूसरा, जब इसके पास दो जेंटली आएंगे, दो मास इसके साथ जुड़ गए, जब इसके साथ दो मास जुड़ गए तो इसका क्या हो जाएगा, टॉर्क तब भी जीरो आ जाएगा, नेट टॉर्क तब भी जीरो आ जाएगा, बट इसके पास जब एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो रुक जाएगी, क्यों, लॉस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ना यहाँ पे चिपकने का मतलब क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन हुआ इनके बीच में, इनइलास्टिक कोलिजन, तभी तो रुक गया। तो जब ये रुकेगा तो मुझे बताइए यहाँ पे इनिशियली जो हमारे पास ये था, बस 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 सबर, थोड़ा 2-3 मिनट सबर बस, जब हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम मानते हैं हम इसको, ये बनेगा आई इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आई इंटू ओमेगा, तो इसका हो गया ना आई इंटू ओमेगा, यानी कि इसके पास अब 3 मासेस है, I1 यानी कि रिंग का, प्लस I2 मासेस का, प्लस I3 मासेस का, और इनका सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आई प्राइम होगा, नया होगा ना। तो बताइए ये कितना वैल्यू आएगा, ये बनेगा m इंटू, यानी कि इनिशियली तो ये थी ना m इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, वही होगा ना, आई का वैल्यू कितना बने, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा वैल्यू आ जाएगी। इसके बदले क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा बाहर में बाहर आ जाएगा, प्लस हमारे पास ये दो मासेस का हो जाएगा, इक्वल मासेस है ना ये, तो कितना बनेगा, ट्वाइस में लिख सकता हूँ क्या, इसके बदले लिखूंगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्राइम, वही होगा ना। तो एम आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल आ रहे, एम इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बनेगा, एम इंटू एम प्लस हो जाएगा ट्वाइस एम इंटू ओमेगा प्राइम, वही होगा क्या। तो इसका मतलब ये एम इसको माइनस हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ये इसका वैल्यू जरा इसको निकाल दो, कितना बनेगा ये वैल्यू, ये हमारे पास बनेगा एम ओमेगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, 2m, ये हमारे पास बनेगा ओमेगा एम, तो वही होगा डिवाइडेड बाई, ये पूरी टर्म डिवाइड आ जाएगी नीचे, m प्लस 2m इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा। है कोई ऑप्शन?